नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज इलेक्शंस पे। 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में आज चुनाव के वोट्स जो हैं वो गिने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अदिति राजपूत। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो रही है कि क्या रहेगा अब वहां का रुख। ये साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही हैं और अच्छे खासे अंतर से बना सकती हैं। बेशक फिलहाल वो अपनी सीट नंदीग्राम से पिछड़ रही हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी आगे हैं, लेकिन ये फासला भी अब कम हो रहा है। बंगाल में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल ने अपना किला शायद बचाए रखा है, ये ऐसा लग रहा है अभी भी। बिल्कुल, और सारा श्रेय जो है इसका वो ममता बनर्जी को जाएगा, क्योंकि चोटिल होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपने प्रचार को थमने नहीं दिया, वो व्हील चेयर पर लगातार प्रचार करती रही। और ये इस वक्त का जो रुझान आप देख रहे हैं, इस वक्त के जो नंबर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर टीएमसी 189 पर आ चुकी है, बीजेपी जो है वो 101 पर दिखा रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखें तो बीजेपी जो है वो 100 तक भी अभी नहीं पहुंची है और अन्य जो है उनके खाते में 2 हैं। तो यहाँ पर टीएमसी अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नगमा नजर आ रही है। दूसरे राज्यों की अगर बात करें यहाँ पर, तो तमिलनाडु में अरसे बाद जयललिता और करुणानिधि दोनों की अनुपस्थिति में चुनाव हुए। डीएमके ने उम्मीद के मुताबिक एआईएडीएमके को काफी पीछे छोड़ दिया है। और असली कमाल केरल में पी विजयन के लेफ्ट फ्रंट ने किया, जो लगातार दूसरी बार सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। केरल में कम से कम 21वीं सदी में तो पहली बार ऐसा हो रहा है नगमा, जब सत्तारूढ़ ही सत्ता में लौट रहा हो। और असम में ऐसा ही कमाल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, जहां पर 126 में से 80 से ज्यादा सीटें वो लेती हुई दिख रही है। ये पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन है। और खास बात ये भी है कि इस चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी अगला उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, लेकिन बेशक इस जीत से वो मजबूत यहाँ पर हुए होंगे। और जिस तरह से नगमा अगर पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात की जाए, तो वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी अपनी कोर कसर इस राज्य को जीतने में नहीं छोड़ी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर एक के बाद एक बैक टू बैक वो लोग रैलीज कर रहे थे। और जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया जा रहा था, हमने इस बार पहली बार देखा जब बहुत बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण जो है वो भी देखने को मिला। तो अब पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो धीरे धीरे साफ होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टीएमसी अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। एक बार अदिति प्रोजेक्शन पे नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है अलग अलग राज्यों का। सबसे पहले पश्चिम बंगाल को देखिए, जो प्रोजेक्शन है इस समय वो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी प्लस, उसको 190 प्लस सीटों का प्रोजेक्शन है। और बीजेपी अभी इन 3 आंकड़ों तक नहीं पहुंची है, 100 के नीचे है, 90 प्लस है प्रोजेक्शन जो है वो बीजेपी का। तो टीएमसी की यहाँ पर जिस तरह का अभी जो स्थिति नजर आ रही है, टीएमसी अपना किला बचाए हुए नजर आ रही है। और तमाम, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी जान लगाई और बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट दी है और मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी का जो करिश्मा है वो अभी भी बरकरार है। और सीट प्रोजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो बंगाल में आपने देखा कि टीएमसी की जो है वो बढ़त है 190 प्लस। अब दूसरा राज्य जो है वो तमिलनाडु है, जहाँ पे इस बार तमाम जो कहते हैं करिश्माई नेतृत्व के बगैर चुनाव हुआ है। इस समय डीएमके जो है अदिति वो 140 प्लस पे है और एडीएमके 80 प्लस पर है। जी, और तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता दोनों की अनुपस्थिति में जब चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर डीएमके, जैसा कि उम्मीद भी लग रही थी कि अच्छा प्रदर्शन इस बार करेगी, और बहुत आगे यहाँ पर एडीआई डीएमके से नजर आ रही है इस बार। असम की बात दिखाएं, जैसा अदिति ने भी बताया कि न करुणानिधि हैं, न जयललिता हैं और करिश्माई नेतृत्व के गैर हाजिरी में चुनाव हो रहे हैं। असम में देखिए तो असम में वही बात है कि बीजेपी अपनी जो पकड़ है वो बनाई हुई है। प्रोजेक्शन के मुताबिक 90 प्लस बीजेपी का प्रोजेक्शन है, यानी कि बहुत ही आराम से वो अपनी यहाँ पर पकड़ और अपनी सत्ता को बनाए रखती हुई दिख रही है। और कांग्रेस काफ़ी पीछे है, 35 सीटों के करीब है, 35 प्लस है। ये जो है ये प्रोजेक्शन है असम का। तो असम में बीजेपी बहुत इस समय कंफर्टेबल स्थिति में नजर आ रही है। नंबर्स पर नजर डालें तो असम में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 90 से ज्यादा सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर अब वो आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पर केरल का हम प्रोजेक्शन आपको दिखाते हैं, जहाँ पर पिनराई विजयन जो है बेहतरीन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि एलडीएफ जो है वो 90 पर यहाँ पर नजर आ रही है, 45-50 के आसपास यूडीएफ नजर आ रही है। तो पिनराई विजयन ने बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी नहीं हुआ वहाँ पर, और वो
पूरी तरह से सत्ता में वापसी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं, जैसे कि असम में नहीं नजर आ रहा है बीजेपी के केस में, वैसे ही यहाँ पर केरल में लग रहा है कि उन्होंने भी कमाल किया है पिनरई विजयन ने, और वापसी जो है वो ये मार्क्सिस्ट नेता की हो सकती है। तो यहाँ पे लेफ्ट का जो किला है वो बरकरार है, और प्रोजेक्शन में दिख रहा है साफ तौर पे कि 90 सीटों पे एलडीएफ है, 45 से 50 पे यूडीएफ है। पिनरई विजयन का कमाल यहाँ पर नजर आ रहा है साफ तौर पर केरल में। और अब हम हमारे सहयोगी निहाल किदवई का रुख करते हैं। निहाल, जिस तरह से यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आ रही है एलडीएफ, हमने देखा कि 90 सीटों पर वो दिख रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर? निहाल हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से अदिति, और डीएमके हेडक्वार्टर पर इस समय। निहाल, ये दिखाई दिया कि दोनों करिश्माई नेतृत्व जो है वो इस दफा गायब है, और इनके एब्सेंस में न करुणानिधि है न जयललिता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना की जब यहाँ इंडिया में संक्रमण शुरू हुआ था तो पहला मामला आपको याद होगा कि केरल से आया था, और उसके बाद वहाँ पर संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला। लेकिन संक्रमण जब फैला और जिस तरह से वहाँ पर इसका मैनेजमेंट हुआ उसको लेकर के लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक खुश थे कि जिस तरह से क्वारंटीन का रूल आया, उसके बाद लोगों को मदद पहुँचाने की बात आई, दवा देने की बात आई, और उस वक्त भी जब पहला संक्रमण का काल चल रहा था उस वक्त भी जो वहाँ पर चुनौतियाँ थी उसको इस सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से निभाया, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया और लोग सरकार के साथ जुड़ गए। और इसकी वजह से विजन की जो छवि थी वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। नहीं तो ऐसा कहा जा रहा था कि 80 से देखिए 1980 से 5-5 साल के अंतराल पर यूडीएफ और एडीएफ के बीच में बदलाव होता रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के भले ही दूसरी पार्टियों ने टीका टिप्पणी की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि केरल के जो लोग हैं वो बहुत खुश थे इस सरकार से, और शायद इसीलिए उन्होंने एक बार दोबारा सुनिश्चित किया इस सरकार की राह, क्योंकि इस बार पहले की तुलना में चुनौती बहुत ज़्यादा है और लोग शायद वहाँ पर पढ़े लिखे भी बहुत है, जैसा कि आप जानते हैं साक्षरता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो लोगों को ये बात समझ में आई है कि इस बार जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना वो सरकार ही कर सकती है जिसको इसका अनुभव है और जिसने पहले अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ भरोसे दिलाया और काम नहीं किया, उसने करके दिखाया, और ऐसे में लोगों का भरोसा विजन की तरफ होता हुआ दिखा, और इसीलिए एक बड़ी जीत की तरफ वो जा रहे हैं। जी, और अपने केरल की बात की, जैसे आदित्य ने पूछा था, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तमिलनाडु की, और डीएमके हेडक्वार्टर्स पर हैं आप, तो यहाँ पे इस वक्त क्या नज़ारा है? और यहाँ पर तमिलनाडु में इस दफ़ा चुनाव में जो बड़े नेतृत्व रही है हमेशा से करिश्माई, वो मौजूद नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क दिख रहा है अब? देखिए, यहाँ पर इतना शोर हो रहा था, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों का सवाल भी मैं सही ढंग से नहीं सुन पा रहा था। यहाँ देखिए डीएमके हेडक्वार्टर के बाहर तमाम कोशिशों के बावजूद इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ पर जो खुशी का माहौल है ये तकरीबन 1 दशक के बाद देखने को मिल रहा है। देखिए, कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, वो अब भी यहाँ पे डांस कर रही हैं, खुश हैं। कई सारे पुरुष थे, वो भी काफ़ी यहाँ पे डांस कर रहे थे। तो कुल मिला करके यहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल है डीएमके हेडक्वार्टर पर। यह सही है कि ये लंबे अरसे के बाद 1960 के बाद ये शायद पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें न तो करुणानिधि थे, न एमजीआर थे, न जयललिता थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर इस चुनाव में यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया। और देखिए, जीत का जो जश्न जो है वो यहाँ पर जारी है। इतनी धूप है यहाँ पर इसके बावजूद, लेकिन यहाँ पर जो एआईएडीएमके 10 सालों से सत्ता में थी, और इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही था, साथ ही साथ कहीं न कहीं लोगों को यह भी लग रहा था कि एआईएडीएमके में जिस तरह की उठापटक लगी हुई है, ऐसे में अभी का जो माहौल है उसमें एक मजबूत पार्टी की सरकार यहाँ पे चाहिए, और डीएमके ज़्यादा संगठित लगी लोगों को, इसलिए लोगों ने डीएमके में भरोसा दिखाया। और स्टालिन एक बार, पहली बार आप देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे, ऐसी बात कही जा रही है, और साथ ही साथ सर्वोच्च नेता हैं। और यहाँ पर हालांकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता बुजुर्ग थे करुणानिधि, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर उठाया। हमें यह भी बताया गया कि कई बार जब कहा गया कि यहाँ पर एआईएडीएमके में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, उठापटक चल रही है, ऐसे में अगर स्टालिन चाहें तो कुछ विधायकों का साथ ले करके वो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन स्टालिन ने इसके लिए मना कर दिया।
ये भी उनकी एक परिपक्वता ही दिखती है। तो अब देखना है कि जब इतना बड़ा मैंडेट उनको मिल रहा है यहाँ पे, तो वो किस तरह से अपनी सरकार को यहाँ पर चला पाएंगे। हिदायत दी थी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है हर राज्य में। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कहा है उसका पालन होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, हम असम का रुख करते हैं, जहां पर गुवाहाटी में हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी मौजूद है। रतनदीप, आपने लगातार जमीन पर असम की स्थिति भी देखी, आपने चुनाव भी कवर किया और बीजेपी ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे उससे भी ज्यादा बेहतर इस बार प्रदर्शन किया है और बेहतरीन तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर्बानंद सोनोवाल, जिनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत से वो और मजबूत हुए, अब कौन हो सकता है वहां पर सीएम का चेहरा? जी हाँ, ये बहुत शानदार प्रदर्शन है बीजेपी का। इस वक्त हम जो राज्य बीजेपी के हेडक्वार्टर में है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मगर ज्यादा यहाँ पे नेता या फिर सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि राज्य बीजेपी ने पूरे तरह से ये फैसला किया है कि जितना ही बड़ा जीत क्यों ना हो, वो अब सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। कोरोना काल है, कोरोना प्रोटोकॉल को मान रहे हैं और इसलिए मेरे पीछे आप एकदम भीड़ नहीं देख रहे हैं। मगर ये जो प्रदर्शन वाकई ही बहुत दिलचस्प प्रदर्शन रहा, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ हमने बात की थी और उन्होंने भी कहा था कि वो शायद 70 से 80 के बीच उनका सीट आएगा। मगर अब जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस वाकई ही बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि बीजेपी ने खुद कहा था कि उनको 80 सीट मिलने वाले हैं। मगर दूसरी तरफ अगर महाजोट की बात की जाए तो ये देखा जा रहा है कि अगर अब जो 40 के करीब सीट जो महाजोट अभी जीतती दिख रही है, इसमें दिख रहा है कि कांग्रेस को सब मिला के 30 सीट के जैसे सीट मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो जो असम में ऊपरी असम का इलाका है, अपर असम, जहां पे कि फर्स्ट फेज में 47 सीट्स में वोट हुआ था और उस इलाके में देखा जा रहा है बीजेपी ने फिर से 2016 की तरह फिर से उस इलाके को स्वीप किया है। तो फिर एक प्रश्न ये रहेगा कि वो ऐसा एक इलाका है जहां पे कांग्रेस का दबदबा है, वहां पे उसके कोई भी अलायंस पार्टनर AIUDF या फिर BPF का दबदबा नहीं है। तो ये लग रहा है कि जो एथनिक असमीज कम्युनिटी है, जो भूमिपुत्र हैं, उन्होंने दूसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। इस बार बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और ये पहली बार असम में होगा जबकि एक नॉन कांग्रेसी सरकार बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सरकार बनाएगी। और जबकि बीजेपी ने चीफ मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया था, मगर ये जीत जरूर सर्बानंद सोनोवाल का जो केस वो बहुत ही स्ट्रांग उसमें वो आगे उभर के आएंगे, क्योंकि उनकी ही सरकार का ये मैंडेट है और पहली बार जो मैंडेट मिला है और उसके करीब ही नहीं, शायद उससे ज्यादा बड़ा मैंडेट बीजेपी के लिए आ सकता है। मगर महाजोट में जो देखने को अभी मिल रहा है कि उसका जो एक बड़ा एलाई था BPF, पिछली बार 12 सीट जीती थी, इस बार बोडोलैंड क्षेत्र में BPF सिर्फ शायद 2 सीट जीत पाएगी। तो सबसे बुरा प्रदर्शन BPF का रहा। कांग्रेस का प्रदर्शन भी खासकर कुछ आगे नहीं बढ़ पाई कांग्रेस, जबकि 95 सीट्स में कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया था। तो देखने लायक बात रहेगी कि अब जबकि ये रुझान जो आ रहे हैं, इससे क्लियर है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्या बीजेपी आगे चल के सर्बानंद सोनोवाल को दूसरी बार असम का भागदौड़ संभालने देते हैं या नहीं? रतनदीप, एक और बात, आपने कहा कांग्रेस का प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी समेत वहां पर रैली करने के लिए गए। प्रभारी जो बनाए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो वहां पे कई दफा गए। बावजूद इसके ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि फैसला है कांग्रेस के आला कमान नेतृत्व पर, सेंट्रल लीडरशिप पर, जो कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी ने बहुत कमाल किया, अपना किला बचाए रखी, बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ये सब है, पर कांग्रेस बिल्कुल भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई वहां पर। देखिए, कांग्रेस ने वहां पे लोगों को कनेक्ट करने की बहुत कोशिश तो की है, बहुत जम के कैंपेन किया था, एक स्मार्ट कैंपेन। वहां पे कंसल्टेंट बुलाए गए बाहर से और उन्होंने ये पूरे कैंपेन को ड्राइव किया और एक अच्छा कैंपेन हमें दिखा कांग्रेस से। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलके 1 डजन से भी ज्यादा रैली वहां पे की है असम में। मगर जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपर असम इलाका, जो 47 सीट्स हैं, जहां पे कि चाय बगीचे के वोट्स भी हैं, वो एक ऐसा इलाका है असम में, हमेशा ये देखा गया है कि अपर असम जिसके लिए वोट करता है वही अलायंस जाके आगे सरकार बनाती है। 2016 में जो कांग्रेस का रिजेक्शन हुआ था, वो रिजेक्शन अपर असम में हुआ था। इसके पहले
2006 से ही कवायद थी कांग्रेस की कि अजमल के साथ एआईयूडीएफ के साथ अलायंस बनाया जाए। तब जब मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, और उन्होंने हमेशा इसको अपोज किया था क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर अजमल के साथ आप अलायंस करोगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपर असम में जो भूमिपुत्र इलाका है, जो असमिया भूमिपुत्र इलाका है, इन इलाकों में एक जो अजमल की पार्टी का एक्सेप्टेंस नहीं होगा और उसका एक बैकलैश होगा, क्योंकि अजमल की पार्टी को देखा जाता है कि उनके सपोर्टर्स वो लोग हैं जो कि बांग्लादेश से जो बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट मुस्लिम है वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक डिवाइड है असम में, इस डिवाइड के ऊपर इस बार भी बीजेपी के कैंपेन फोकस किया। बीजेपी ने जो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन किया वो दिख रहा है अब अपर असम में, जहां पे कि उनकी जो कैंपेन रही वहां पे जो नेम कॉलिंग जिस तरह से की गई अजमल को टारगेट करके जो कैंपेन किया बीजेपी ने, तो ऐसा लग रहा है कि उस कैंपेन का ये असर है कि अपर असम में भी फिर से बीजेपी की एक लहर बही है। बिल्कुल, अजमल फैक्टर की जो बात की जा रही थी वो कहीं नजर नहीं आया यहाँ पर। और एक बार और अगर दर्शक हमारे इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हैं वो देखें, अगर पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं तो 200 तक टीएमसी पहुंचती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर हम बीजेपी को देखें तो वो 100 के नीचे ही फिलहाल चली गई है, जैसा कि कहा जा रहा था, जबकि बीजेपी का दावा ये था कि वो 200 पार इस बार जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शुभ्रा चट्टोपाध्याय हमारे साथ नेता हैं युवा बीजेपी की, और संजय शर्मा है प्रवक्ता टीएमसी के। शिखा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन और शिखा मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिखा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। यहाँ पर बीजेपी ने प्रदर्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा किया है। जिस तरह से उन्होंने फाइट दी है पिछली बार की 3 सीटों के मुकाबले, वो 90 तक जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी थी उनके खिलाफ, और वो अकेली एक तरह से नजर आ रही थी सड़कों पर, और वो भी चोटिल होने के बावजूद। देखिए, 2 बातें हैं कि आप अगर ये जो आंकड़ा ले रही हैं 3 सीटों की, ये 2016 का आंकड़ा है जी। और बीजेपी अपना पूरा कैंपेन और उम्मीद और 200 सीटों का जो टारगेट बना रखा था वो था 2019 की कैंपेन जीत के बाद, जहां उनको 18 सीटों में, लोकसभा में 18 सीट मिले थे, और जिसके हिसाब से वो 121 सीट में उम्मीद कर रहे थे कि वो जीतेंगे। उसी के जरिए वो उन्होंने कहा था कि 200 सीट में जीतेंगे। इस वक्त जो लग रहा है कि ममता बनर्जी 2/3 मेजोरिटी लेके वापस आ रही है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है 190। शिखा जी, आपको बस थोड़ी देर के लिए माफ कीजिएगा रोक रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मनीष कुमार बंगाल में मौजूद हैं, इस समय चुनाव कवर कर रहे हैं। तो ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, क्या वहां पर हलचल है? मनीष के पास चलते हैं सीधे। मनीष, अभी लग रहा है जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी अपनी पकड़ तो बनाई हुई है, उनका जादू भी चला है, और ये फासला बीजेपी और टीएमसी के बीच बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से नगमा, बंगाल में जो अगली सरकार है वो ममता बनर्जी की ही बन रही है। अभी तक के रुझान से ये बात साफ हो गई है, और अब किसी को, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी इस बात पे, इस सच्चाई पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये चुनाव जो है ममता बनर्जी जीत गई हैं, जीतने वाली हैं, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा एक तरह से हम लोग जो है डिस्क्लेमर देते हैं, लेकिन ये जो अब जो गैप है, यहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, अबीर खेला जा रहा है। हम फिलहाल आपको कुछ देर के बाद वो सारे शॉट्स दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना काल है तो थोड़े से कैमरामैन भी सेफ्टी ये लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जादू चल गया। यहाँ पर अभी मैं कुछ टीएमसी के नेताओं, कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि अब तो बंगाल में बंगला से ज़्यादा हिंदी के नारे लगते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो काली घाट वाली दीदी थी। यानी कि दीदी ने ये चुनाव जो है, आप जानते हैं कि दीदी का घर जो है वो काली मंदिर से काली घाट है, जो यहाँ का पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसके सामने रहती हैं। और ये हमेशा ये कहते थे, तृणमूल के नेता कहते थे कि अगर आपके पास जय श्री राम है तो हमारे पास दुर्गा और काली है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं नगमा, ये भी कह सकते हैं कि काली और दुर्गा कहीं ना कहीं जय श्री राम पर, बंगाल की धरती पर भारी पड़ रहे हैं। नगमा जी,
मनीष, यहाँ पर अगर हम नंदीग्राम सीट की बात करें तो इस वक्त जो आंकड़ा मैं देख रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी जो है वो 34,430 पर है, ममता बनर्जी जो है वो 30,655 पर है। यानी आधे घंटे पहले तक जो 7-8 हज़ार का मार्जिन लग रहा था वो अंतर भी अब कम होता जा रहा है, और वो भी तब जब नंदीग्राम 2 की अभी एक तरह से वहाँ पर अभी शुरुआत नहीं हुई है काउंटिंग की। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर भी ममता बनर्जी जो है वो सूपड़ा साफ कर दें। देखिए, ममता बनर्जी का जीतना तय था, और जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उस दिन से जो बंगाल के जो कलकत्ता के जो जमीन के पत्रकार हैं, उन्होंने उसी दिन से लिखना शुरू कर दिया था कि जिस दिन मतगणना होगी, जब रुझान आएंगे, तो शुभेंदु का जो इलाका है, शुभेंदु अधिकारी का जो डोमिनेंस का इलाका है, अगर उसका पहले उसके ईवीएम के वोटों की गिनती होगी तो उनको पहले बढ़त रहेगी। ये बढ़त 7 से 8 राउंड तक होगी, और जो ममता बनर्जी के समर्थकों का इलाका है, जब उसकी मतगणना, उसके ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होगी, उसके बाद ममता बनर्जी का एक डिसाइसिव लीड होगा और आखिरकार जीत उन्हीं की होगी। जब आप देख लीजिए, जब 180 से ऊपर का आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है, वैसे में कोई भी आदमी, कोई भी जानने वाला जो है वो ये कैसे सोच सकता है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार सकती हैं। ये एक तरह से राजनीतिक जो ये होता है उसमें ये असंभव सी बात है। हाँ, अगर नंदीग्राम से वो हारती तो निश्चित रूप से तृणमूल की भी शायद सरकार बननी आसान नहीं थी, क्योंकि नंदीग्राम जो है बंगाल की राजनीति को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। और ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए गई तो वो एक उनकी सोची समझी रणनीति का वो एक हिस्सा था कि वो अपने विरोधी को, उन्होंने उसके एक तरह से घर में जाकर चुनौती दी, जिससे कि उनके वर्कर्स का, देखिए नंदीग्राम जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ा उसका जो इम्पैक्ट था, जो आने वाले जो दौर हुए, जो शुरू के जो 3 दौर थे वो बीजेपी के गढ़ में था, और वहां पर नंदीग्राम के कारण जो है, जो एक तरह का आक्रामक कैंपेन हुआ, बीजेपी को भी अपनी सारी शक्ति नंदीग्राम में झोंकनी पड़ी। उसका ये परिणाम ये हुआ कि जो बीजेपी को जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिन इलाकों में उन्होंने स्वीप किया था, वहां पर तृणमूल जो है इस बार बराबरी की लड़ाई करने में कामयाब हुए, यानी कि उनके हिस्से की सीट जीतने में वो कामयाब हुए, और अपने हिस्से की सीट को बचाने में भी साथ ही साथ वो एक तरह से सफल रहे हैं। जी मनीष, शुक्रिया आपका। वापस लौटेंगे आपके पास कुछ देर में। लगातार ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं मनीष वहां से। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। शुभ्रा चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं, नेता युवा बीजेपी के। आपने सुना हमारे सहयोगी मनीष कुमार को भी, नंदीग्राम में अभी भी फासला बना हुआ है, और शुभेंदु अधिकारी जो है अभी भी थोड़ा आगे हैं, लेकिन ये फासला कम हो रहा है। और जिस तरह बंगाल में वापसी ममता बनर्जी की लग रही है, बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट की है, इससे इनकार नहीं है चट्टोपाध्याय जी, लेकिन जो कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी बस साफ हो जाएंगे, ऐसा होता दिखता नहीं है। ये मानेंगे अब आपके, लग रहा है कि टीएमसी होने को कुछ भी हो सकता है, पर टीएमसी बड़ी मजबूती से वहां पर आगे है भी। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। ये ममता बनर्जी सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सिंबल है करप्शन का, तुष्टीकरण के राजनीति का, तोलाबाजों का, सिंडिकेट राजों का। वो अगर हार रही है उसका मतलब टीएमसी भी हार रही है। जो सारे यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना हुआ है वो ममता बनर्जी और उनके भतीजी के खिलाफ बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जीत रहे हैं, ये एकदम तय है। आप कह रहे हैं आप बंगाल में जीत रहे हैं, बीबी आपको इस बात का विश्वास है? क्योंकि फासला जो है वो लगातार बढ़ा है। इस समय अगर आप देखें जो रुझान आ रहे हैं वो तो 202 है टीएमसी, और बीजेपी अभी अंडर 100 है। तो कोई करिश्मा आपको यकीन है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा? 90 के भी नीचे हो गई अब। शुभ्रा नहीं, हाँ, ऐसा चमत्कार का तो बात तो मैं नहीं करता, यहाँ पे मैजिक टीएमसी के लोग दिखाते थे। मोदी जी कोरोना के लिए चावल भेजते थे, वो मैजिक करके गायब हो जाता था। मोदी जी त्राण भेजते थे, मैजिक पे गायब हो जाता था। सरकार यहाँ पे युवाओं का रोजगार गायब कर देते थे। ऐसा मैजिक पे वो लोग भरोसा रखते हैं, हम लोग नहीं रखते जी। ये फैसला आप शाम तक देखिए। अभी कोरोना का सिचुएशन में रात के 12 बजे तक काउंटिंग भी होगा, कुछ ऐसा विधानसभा क्षेत्र है।
हमको जो रिपोर्टिंग आ रही है, हर एक राउंड गणना के बाद सैनिटाइजर होगा, बहुत देर लगेगा। अभी बिल्कुल पिक्चर सुब्बा जी, अभी एक बार बाकी है। संजय शर्मा के पास मैं जाना चाहती हूँ, यहाँ पर शाहरुख खान का प्रवक्ता है फेमस वो डायलॉग TMC आपको से बोलना चाहता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पर सुब्रत चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं, जो बीजेपी युवा जो है उसके नेता हैं। यहाँ पर संजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, 2 मई दीदी गई की जो बात की जा रही थी और जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक जोखिम लिया था, जो अपनी पुरानी सीट है उसको छोड़कर नंदीग्राम से वो आई थी, कहीं ना कहीं लग रहा था रिस्क वो ले रही है, लेकिन जिस तरह से हेड ऑन लिया और जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दीदी ने हमेशा फ्रंट फुट पे आकर खेला है। चाहे राजनीति में वामफ्रंट की सत्ता के खिलाफ संघर्ष का इतिहास रहा हो दीदी का, या राज्य के मुख्यमंत्री के बाद डेवलपमेंट की बात हो, या फिर भाजपा की आग्रासन नीति के खिलाफ तेजी से सामने आने की बात हो, दीदी हमेशा फ्रंट फुट पर खेली है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जनता के इस आदेश को देखते हुए भी भाजपा के लोग अभी भी चैनलों में बैठ के दुष्प्रचार कर रहे हैं, मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं, और ये जो रोना रो रहे हैं, इसको आने वाले कई सालों तक जनता, बंगाल की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और जहां तक दीदी के नंदीग्राम में आने की बात है, नंदीग्राम में दीदी ने जिनको जिताया था, जिनको भेजा था, जिनको खड़ा किया था, वो लोग ये दावा करने लगे कि नंदीग्राम, सिंगूर, ये जो आंदोलन हुए थे वो आंदोलन उनका था और दीदी की कोई भूमिका नहीं थी। दीदी ने ये चुनौती स्वीकार की और नंदीग्राम में दीदी आ गई। अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा, अभी तो लीड खाली कम हुई है शुभेंदु की, धीरे धीरे देखिए विशाल मार्जिन के साथ। संजय जी, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, नया प्रोजेक्शन जो बंगाल से आया है वो आपको दिखा दें कि इस समय 205 से 215 है टीएमसी के जो सीट प्रोजेक्शन है, और बीजेपी का सीट प्रोजेक्शन और भी ज्यादा घटा है, अब 75 से 85 के बीच से बढ़ गया। 90 पे था एक समय पे, वो 90 के नीचे आ चुका है, और टीएमसी 205 से 215 के बीच में है। तो ये फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है टीएमसी बीजेपी के बीच। हमारे साथ बने रहिए आप, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि ये जो चुनाव या चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, ये एक ऐसे समय में आ रहे हैं जहां बुरी स्थिति है हिंदुस्तान भर में कोरोना से, खास करके जो बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अब बंगाल में भी लॉकडाउन है, इन तमाम जगहों से। और इस बीच जिस तरह की दुख और जो त्रासदी चारों तरफ है, उस बीच हम ये खबरें आपको चुनाव की भी दिखा रहे हैं। पर हम वापस लौटेंगे इस समय कोरोना की खबर पे। तो ये भुलाया नहीं जा सकता है कि जब कोरोना के मामले हमारे देश में बढ़ रहे थे, तब हमारे नेता जो हैं वो लगातार रैलियां कर रहे थे और भीड़ को आमंत्रित कर रहे थे, और नेशनल इमरजेंसी की जो स्थिति है उसमें अब एक के बाद एक खबरें आ रही हैं जो काफी दुख पहुंचाती है। इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल की ओर से ट्वीट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि अस्पताल में दोपहर 12 बजे तक का ही ऑक्सीजन बचा है। ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग किया, उनका नाम लिखकर ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हमने रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5D टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। हालांकि इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि ऑक्सीजन की कमी है, और ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, दिल्ली के साउथ दिल्ली के इलाका है मालवीय नगर, जहां पर ये रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चों का खास अस्पताल है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी में अस्पताल ने ये पैनिक एक SOS भेजा था कि यहां पर सिर्फ दोपहर 12 बजे तक की ऑक्सीजन है। और इसके पहले लगातार दूसरे अस्पतालों से भी ऐसी खबर आई थी। कल बत्रा अस्पताल से खबर आई थी, बल्कि फोर्टिस अस्पताल से भी कई जगह पे खबर आई थी कि ऑक्सीजन कुछ घंटों की बची हुई है। उसके पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल की खबर सब जानते हैं, जहां पर पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे।
राघव चड्ढा का इस पर ट्वीट आया है जो आपको दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि हमने अपने राजघाट रिस्पांस पॉइंट से रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 5D टाइप सिलेंडर जुटाए। सरकार का ऑक्सीजन भंडार दिल्ली को घटी हुई सप्लाई की वजह से काफी सीमित है, लेकिन हम किसी अनहोनी को टालने में जो भी मुमकिन है वो सब कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जब हम देश की राजधानी के बारे में ये बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत आश्चर्य भी होता है, परेशान भी करता है कि कम से कम इस बात को देखते देखते भी 10 से 15 दिन हो चुके हैं कि लगातार अस्पताल जो है वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट लगातार निर्देश दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके एक के बाद एक खबरें आती जा रही हैं। क्या वाकई जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया अदिति। पिछले 3 दिन में यह दूसरा मौका है जब रेनबो हॉस्पिटल, जो रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मेरे ठीक पीछे एक बहुत बड़ा अस्पताल है बच्चों का, जहां पर ऑक्सीजन संकट की बात सामने आई है। 3 दिन पहले भी हॉस्पिटल की तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि सिर्फ 20 मिनट का लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसका स्टॉक हॉस्पिटल के पास बचा है। 3 दिन पहले भी राघव चड्ढा ने ट्वीट करके ये कहा था कि हम आपको 5 सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। आज फिर से 3 दिन में दूसरी बार ये ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात सार्वजनिक तौर पर हॉस्पिटल को करनी पड़ी है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सामान्य सप्लाई चेन है जिसके तहत ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है आज बड़े अस्पतालों में, वो पूरी तरह से चरमरा चुका है। और राघव चड्ढा खुद ये कह रहे हैं कि हमारा जो राजपथ रेस्पॉन्स यूनिट है वहाँ से हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टेज है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर ये कई सवाल खड़े करता है कि अगर दिल्ली सरकार के पास या किसी भारत सरकार के पास ऑक्सीजन के वो सिलेंडर्स थे तो इस बात का इंतज़ार क्यों किया जाता है कि कोई भी अस्पताल प्रशासन जो है वो पहले ट्वीट करे और उसके बाद फिर तनाव हो और रिश्तेदार जो हैं उनमें खौफ का माहौल बने और उसके बाद फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई अस्पतालों में पहुंचाई जाए। तो मुझे लगता है कि इस मौजूदा व्यवस्था में ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है सरकारों के लिए कि अगर इस तरह के जो बड़े अस्पताल हैं रेनबो अस्पताल की तरह, अगर 3 दिन में दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपील जारी करनी पड़ रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन अब खत्म होने वाला है और उसके कुछ ही मिनटों बाद फिर से इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाता है कि जो खतरा है कोरोना मरीजों का वो उनकी जान पर लगातार बना हुआ है। और 3 दिन में दूसरी बार रेनबो हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। अदिति, धन्यवाद आपका हिमांशु। अभी भी सेंटर और स्टेट और इसमें कि कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये झगड़े में पड़े हुए हैं कि राज्य कितना कोटा है दिल्ली का, कितनी सप्लाई हो रही है, कोटा बढ़ाना चाहिए। इसमें कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है कि भाई जितनी जरूरत है उतना दिया जाए। तो ये झंझट है और इस बीच रोज ये खबरें आ रही हैं अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों से। जैसे आज मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो दिल्ली के मालवीय नगर में है, वहां से ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है, बच्चों का अस्पताल है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और ये 12 बजे तक ऑक्सीजन खत्म होनी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का ये ट्वीट आया कि अब वहां पर सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। लेकिन ये हर रोज अदिति, ये हर रोज की कहानी है। तो कोरोना से जुड़ी जो ये समस्याएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी, वो जो चरबराई व्यवस्था है उसकी खबरें रोज आ रही हैं। लौटते हैं 4 राज्यों के चुनाव और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव नतीजों पर। बंगाल की तस्वीर भी काफ़ी हद तक साफ है, असम की तस्वीर भी काफ़ी साफ हो रही है और केरल में भी लग रहा है कि पिनराई विजयन जो हैं वो वापसी करेंगे। हमारे साथ केडी पार्थ भी जुड़े हैं, डेप्टी न्यूज़ एडिटर राजस्थान पत्रिका के। 2 चीज़ें बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही हैं। एक तो बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा है और मजबूती से, और लग रहा है कि उनका जो करिश्मा है, वो अकेले चुनाव लड़ रही थी, वो बीच में घायल भी हुई और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ममता को वो लग नहीं रहा है कि उस तरह का टक्कर दे पाए। लेकिन असम में बीजेपी ने भी बहुत मजबूती से अपना किला बचाया है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो इन चीजों पर आपका क्या आकलन है पार्थ साहब? पहले तो नमस्कार आपको। ये पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल चेयर पर बैठकर ममता जी की 45 मिनट तक 150 सभाएं,
और ये इतने वो घायल अवस्था में करे। और आपके पास वापस आएंगे हम, क्योंकि आवाज आपकी साफ नहीं है। अब जाहिर है कि सारे लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं किसी तरह से, तो तकनीकी मुश्किलें होती हैं। पर अब मैं आपके पास जाना चाहती हूँ। शिखा, आप बताएं कि किस तरह आप इस चीज को देख रही हैं। तो बंगाल में ममता ने वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नजर नहीं आ रही है, बल्कि जोर शोर से लौट रही हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि असम में जो बीजेपी है वो उतनी मजबूती से जुड़ी हुई है। और यही नहीं, केरल की भी बात देखिए, वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा एक इस चुनाव के जो नतीजे अब तक सामने आए हैं, जो तस्वीर दिख रही है, आप उसको कैसे आकलन करती हैं उसका? देखिए, ये चुनाव मुझे लगता है कि दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। एक है कि जहां पे राज्य दल यानी कि तृणमूल, डीएमके, एआईडीएमके और पिनराई विजयन लेफ्ट के हैं, लेकिन ये तीन राज्यों में एक दूसरा किस्म का राजनीति हो रहा है। और जहां पे असम हुआ वहां पे वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो पुरानी वाली राजनीति चल रही है। तो यहाँ जो लग रहा है कि फेडरल प्रिंसिपल, यानी कि जो इस एक तरह से ये चुनाव, ये वन नेशन वन पार्टी वाला जो मुद्दा भाजपा ने छेड़ा है था इस इलेक्शन में, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में, इसको टक्कर दिया गया है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी था कि ये वन नेशन वन पार्टी, इसका मतलब यही होता है कि बाकी दल सब पीछे हट जाएं, वो खत्म हो जाएं और सिर्फ भाजपा ही राज करे देश के ऊपर। ये ऐसा राजनीति को एक तरह से ही रोक दिया गया है। और असम में आप कह रही हैं, लेकिन असम में जो ये भी सही है कि भाजपा को काफी मेहनत करनी पड़ी जीतने के लिए, और या जीत की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आसान नहीं था। और ये आसान नहीं था ये मुकाबला कांग्रेस के लिए खास तौर पे करना, जहाँ पे तरुण गोगोई गुजर गए हैं, जहाँ पे लीडरलेस कहा जा रहा था कांग्रेस को, और ऑपोजिशन को कहा जा रहा था कि वो बिखरा हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन ऑफ ऑपोजिशन फोर्सेस टू बीजेपी, ये जो दिख रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मोमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में जी। ये तो रहा, बाकी माने ओवरऑल जो पिक्चर है। और पश्चिम बंगाल के बारे में मुझे ये लग रहा है कि हम खुद शुरू से ही कह रहे थे कि तृणमूल जीतने वाली है, और भाजपा जितना उम्मीद कर रही है उतना नहीं हो। भाजपा के अंदर के लोग भी मुझे कह रहे थे कि भाजपा जो प्रचार कर रही है उतना कुछ नहीं उनको मिलने वाला है। तो यानी कि जो जमीन से भाजपा जो लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनका जो एक असेसमेंट था वो सही निकला। और ये जो बाहर के बीजेपी के नेता जो आए और जिन्होंने कहा कि 200 सीट पार हो जाएंगे इत्यादि, ये शायद गलत असेसमेंट कर रहे थे। ये असेसमेंट गलत क्यों है, ये तो शायद भाजपा एक इंट्रोस्पेक्शन तो जरूर करेगी, लेकिन हम लोगों को मैं जस्ट 2 मिनट 1 मिनट लूं। भाजपा की जो इंटरनल असेसमेंट थी, और जो अमित शाह, दिलीप घोष ऐसे लोग कह भी रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस को ओवरकम करना एक राज्य स्तर के चुनाव में बहुत मुश्किल है, बाहर के लोगों को लाके प्रचार करवा के, एक तो या ऑर्गेनाइज करवा के। और जो उन्होंने किया, करीब 100 लोग बाहर से आए और प्रचार किए, और वो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से एक्सेट्रा। बिल्कुल। और शुभ्रा जी, जिस तरह से आपने बाहरी वाली जो मुद्दा उठाया, आपने जो बात की, जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी आई थी तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी या जिस तरह से वो प्रचार कर रहे थे, वो उनको वहां पर बाहरी बता रहे थे। शुभ चट्टोपाध्याय जी, यहाँ पे मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि जब हमने देखा कि टीएमसी के एक के बाद एक नेता जो है वो आपकी पार्टी में शामिल होते चले गए, बीजेपी जो है वो अपना कुनबा बढ़ाता चला गया, लेकिन बावजूद उसके कोई खास उस तरह से जो आप लोगों का टारगेट था
वहां तक आप पहुंचते हुए नजर नहीं आए, उससे काफी पीछे हैं आप। भले ही पिछले चुनाव से अगर तुलना करेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का टारगेट था टीएमसी के इतने नेताओं को लाने के बावजूद भी वो टच नहीं हो पाया। हाँ, टीएमसी का नेता जो है वो हमारे पास आए, वो शुभेंदु अधिकारी आए, राजीव बनर्जी आए, अर्जुन सिंह आए, सौमित्र खां आए। सभी का नाराजगी सिर्फ एक ही बात का था कि ये पीसी और भतीजा का कंपनी चल रहा है अभी पश्चिम बंगाल में। तो हम लोगों ने उनको लाया या उन्होंने खुद आया हमारे पास, ये एक सवाल है कि ऐसे ही सिर्फ नेता लोग नहीं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो भी ग्राउंड लेवल पे बहुत बीजेपी ज्वाइन किया। तो अभी इसलिए मुझे हैरानी इसलिए हो रहा है कि अभी तक जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ ये तो होना नहीं चाहिए था। तो सभी बीजेपी के पक्ष में था, बीजेपी के अनुकूल में था। अभी भी मुझे यही पूरा विश्वास है कि अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे। मनीष, संजय जी जैसा बता रहे हैं कि पीसी और भतीजे का खेला चल रहा है, वहां पे बुआ भतीजा यानी के, तो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग छोड़ कर गए। पर इनके छोड़ने से मनीष ऐसा लगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि दीदी अकेली रह जाएंगी, ऐसा लेकर उनके ऊपर तंज कसा गया काफी, और बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे थे। ये भी हुआ कि लोग नाराज हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर आ गए और वो एक कंपनी जैसे चला रहे हैं, और ममता बनर्जी उनके भतीजे का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। सबके बावजूद क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि रहे हैं जो अभी भी जैसे जो दिख रहा है कि ममता बनर्जी की को सपोर्ट कर रहे हैं, और ममता बनर्जी को इतनी सीटें मिली हैं, आखिर क्यों? मनीष, देखिए नगमा, मैं बीजेपी के कुछ नेताओं को जो जानता हूं, जो बंगाल में काम कर रहे थे, उनसे बात की। उनका कहना था कि आप कभी भी किसी भी गेम में बोरो प्लेयर से, जब मैच आपका शुरू होने वाला हो, उस समय अगर आप बोरो प्लेयर से अगर आप मैच जीतने की अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो वो बेकार होता है। जब तक आपके पास में, और आपने अपने जो पुराने लोग थे उनको आपने नेग्लेक्ट किया। इसलिए पूरे बंगाल में एक दो तरह की बीजेपी थी। एक बीजेपी जो ओरिजिनल बीजेपी थी, जो वर्षों से यहाँ काम कर रही थी, और दूसरी बीजेपी थी जिसको टीएमसी से उन्होंने तोड़ के उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया था, और उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, जिसके कारण उनके पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो एक तरह से नाराज थे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात नगमा, अब बीजेपी के नेता दबे जुबान से ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिस प्रकार का कैंपेन चलाया गया, खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वो एक डिस्कनेक्ट था। वो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में दीदी, ओ दीदी जैसी जो शब्दों का जो प्रयोग हुआ था, शब्दों का जो चयन हुआ था, वो उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं बूमरैंग किया है, वो बैकफायर किया है। उसका खामियाजा उनको जो है इस चुनाव में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो बीजेपी के नेता हैं वो मान कर कह रहे हैं कि हमें जो उम्मीद थी कि महिला वोटर हमें वोट करेगी, उस प्रकार का वोटिंग हमारे पक्ष में नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रिडिक्यूल करने की कोशिश की या रिडिक्यूल किया, वो पूरी तरीके से उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने बंगाल के सेंटिमेंट्स को या बंगालियों के एक तरह से भावना को नहीं समझा, और उसका खामियाजा आज पूरी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। नगमा, बिल्कुल। और शिखा मुखर्जी से जब हमारी मतदान के दौरान बातचीत हो रही थी, तब हमने शिखा जी इस बात का जिक्र किया था कि जिस अंदाज में दीदी उन्हें बोला जा रहा है वो वहां पर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जिस तरह से मनीष भी कह रहे हैं कि जो रिडिक्यूल किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था, और अपमानित महसूस कर रहे थे जो खासकर लोग हैं वहां के। हैरेस किया गया है, और मैं जिस सेंस में हैरेस इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सेक्शन 294 वाली, और ये इस पे मुझे कोई शक नहीं है कि ये हैरेसमेंट ही हुआ है। एक तो जब उनको चोट लगी, तो ये जो हमारे क्या नाम है उनका, दिलीप घोष, उन्होंने जिस तरह से बरमूडा शॉर्ट्स पहन ले, जरा अपना पैर और दिखा दें, इस तरह की जो बदतमीजी की बात की थी,
वो उस पे जरूर लोगों को इतराज था। और फिर मोदी जब इस तरह से उनको दीदी ओ दीदी कह रहे थे, तो लगता है कि लोग इसे बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस करके पहचान के इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था एज हैरेसमेंट, क्योंकि एक केस भी अभी जारी है, FIR दर्ज हुआ है कि ये हैरेसमेंट हो रहा था। तो ममता को पर्सनली अटैक करके एज अ पर्सन, एज अ महिला अटैक करके भाजपा ने शायद बहुत गलती कर दी। तो एक बिल्कुल दूसरा एक मिनट, दूसरा है कि भाजपा ने ये समझ लिया था कि यूथ वोट जो है वो उसके साथ जा रही है, क्योंकि वो उनसे कह रही थी कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्री होगी, एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट का एक टेम्पटेशन डाल के इन्होंने शायद यूथ वोट को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का कोशिश किया था। मुझे लगता नहीं कि वो हुआ है। जी, शुभ्रा चट्टोपाध्याय, क्या आप जो शिखा जी बात कह रही हैं, आपको लगता है कि ये गलती थी? मतलब सीधे, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो वोट्स मिले हैं उसमें महिला वोट जो है वो बहुत गया है ममता बनर्जी के साथ में। उनको जिस तरह से तंज करते हुए दीदी ओ दीदी बार बार प्रधानमंत्री ने पुकार के मंचों से पुकारा उन्हें, उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया और बहुत लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, खास करके महिलाएं। और उसके बाद उनके पैर, चोट लगे हुए पैर दिखाने पर जिस तरह के कमेंट आए दिलीप घोष की तरफ से, वो सब लग रहा था कि आप उनकी डिग्निटी पे हमला कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा संदेश नहीं था। ये तमाम चीजें जो थी, और इतना पोलराइज भी करने की जो कोशिश थी वो तो हुई, शायद दोनों तरफ से हुई, लेकिन इन चीजों से गलत संदेश गया है। और इससे क्या आपको लगा कि कुछ फायदा हुआ? नहीं, इससे तो कुछ है नहीं। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी उनको दीदी बोलते थे, दीदी ओ दीदी। इसमें मैं तो कोई इसमें स्लैंग लैंग्वेज नहीं मानता कि ये दीदी शब्द तो एक पवित्र शब्द है। दीदी बोल के उनको तो रेस्पेक्ट देते थे। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, वो प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे पता है आपको? वो साला कहते थे, हर एक तू ही करके पुकारती थी ऐसे। और एक महिला वो सिर्फ वोट में जीतना चाहती थी। उनके साथ इशू क्या था कि वो हर वक्त झूठ बोलती थी, वो नौटंकीबाज एक महिला, नाटक करती है हर वक्त। बोल रही थी मेरा पैर बीजेपी ने टूट गया है, इसलिए मुझे वोट देना है आप लोगों को। महिलाएं को सम्मान मोदी जी ने दिया, महिलाओं को सम्मान अमित शाह ने दिया। महिलाओं के ऊपर अत्याचार ये टीएमसी वालों ने किया। आप अगर रिकॉर्ड देख लेंगे, स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे पूरा देश का, तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार ये पश्चिम बंगाल में होता है। महिला भी ये जानती है कि उनके ऊपर अत्याचार इस पश्चिम बंगाल में होता था। और अगर लोगों में नाराजगी थी उस अत्याचार को लेकर, भाषा है, तो वो नजर आना चाहिए था। ये प्रलाप भाजपा वाले कब बंद करेंगे ये भगवान ही जानता है। हाँ, तो उसका रिफ्लेक्शन तो आना चाहिए था। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है। मैं पहले भी ये बोल रहा हूँ, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ। मनीष, आपको लग रहा है कि पिक्चर बाकी है? वो तो हमेशा एक हेल्थ वार्निंग रहती है साथ में कि अभी नतीजे नहीं आए हैं पूरे, तो इंतजार कीजिए, चीजें पलट सकती हैं। पर कई बार तस्वीर काफी साफ हो जाती है, भले ही पिक्चर बाकी हो। इस समय तो ऐसा ही लग रहा है। तो यही लग रहा है कि तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। 202 टीएमसी मनीष और 87 अभी बीजेपी दिखा रही है अभी। एक बार आप फिर से सवाल को दोहरा देंगी? थोड़ा सवाल मनीष, बस आवाज जी कम आ रही थी। मनीष, बस ये आपसे कमेंट चाहते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर जैसे शुभ्रा चट्टोपाध्याय हैं हमारे साथ, जो नेता हैं युवा बीजेपी के, कह रहे हैं कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी तस्वीर बाकी है। अब ये हेल्थ वार्निंग हमेशा दी जाती है कि अभी नतीजे पूरे नहीं आए, अभी इंतजार कीजिए, धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं। इस बार खास करके कोरोना की वजह से रिजल्ट्स बहुत धीरे आ रहे हैं, ट्रिकल इन कर रहे हैं। पर जिस तरह की तस्वीर अब दिख रही है वो काफ़ी साफ है, और वहाँ पर जो मूड भी दिख रहा होगा ग्राउंड पर, वो क्या दिख रहा है? हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इसके ऊपर लगाम लगे हुए हैं कि आप बहुत कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन वगैरह नहीं निकालें, लेकिन एक माहौल दिखता होगा वहाँ पर कि क्या लग रहा है? आपको लगता है कि तस्वीर बाकी और पलट भी सकती है अभी भी? नगमा, जब भी कोई हारता हुआ रहता है तो वो यही कहता है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए तब तक आप कम से कम चुनाव परिणाम की घोषणा ना करें। लेकिन अभी जो गैप हो गया है, जो गैप है
वो नहीं लगता है। कोई भी राजनीतिक नौसिखिया भी है वो भी यह आपको सलाह देगा कि ये जो एक बड़ा गैप है, जिस प्रकार से बढ़त हर राउंड के बाद में तृणमूल की बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। बीजेपी का और तृणमूल का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो लग नहीं रहा है कि अब उसे एक तरह से कहीं ना कहीं वो अब क्लोज होने वाला है। हालांकि ये बात सच है कि अभी भी कई सारे राउंड्स की मतगणना होनी बाकी है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग है, जो ट्रेंड्स हैं, जो बीजेपी का घर था, जिन इलाकों में 2019 में वो बांकुरा हो, मेदिनीपुर हो, पुरुलिया हो, तो वहाँ पर उन्होंने जो स्वीप किया था, वहाँ पर अब तृणमूल जो है एक तरह से बाउंस बैक की है। तो जब आप बाउंस बैक करते हैं अपने विरोधी के घर में और अपने इलाके को, अपने घर को बचाने में कामयाब होते हैं, वैसे में आपकी जीत जो है वो तय मानी जाती है। ये राजनीतिक सच्चाई है, क्योंकि अगर आप विरोधी हैं, अगर बीजेपी अपने घर में जिन इलाकों को स्वीप किया है उनको अगर वो होल्ड ऑन नहीं कर पा रही है, वैसे में ममता बनर्जी के बराबरी का हराना तो दूर की बात है नगमा, उनसे बराबरी भी करना जो है, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी, वो अब जो है वो असंभव दिख रहा है नगमा। बिल्कुल, और हमें ये भी याद रखना होगा कि जब ममता बनर्जी की चोट पर कटाक्ष किए जा रहे थे, उसके बाद जब लगा दूसरे चरण के आसपास कि ये उल्टा पड़ सकता है, उसके बाद जो भी बड़े प्रचारक थे बीजेपी के और जो बड़े नेता थे, उन्होंने चुप्पी साधना शुरू कर दिया था। शिखा जी को याद होगा। लेकिन यहाँ पर मैं संजय जी के पास आना चाहूंगी, प्रवक्ता है टीएमसी के। संजय जी, जो साथी आपके छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उनको तो आज काफी एहसास हो रहा होगा अपनी गलती का, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लग रहा होगा। नहीं, इसमें ये है कि हमारे खेत हमारा अपना तृणमूल, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक खेत है वो तृणमूल का था। हमारे जिन पौधों में कीड़े लगे थे वो पौधे भाजपा वाले ले गए, हमने वापस अपनी फसल फ्रेश उगा ली, और अब जनता का मत हमें मिल गया, जनादेश हमें मिल गया है। और ये जो भाजपा ने हमारे कीड़े लगे पौधे ही छुड़ाए थे, ये बंगाल की जनता ने हमारी जो बात थी उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और इस खेत से वापस राजनीतिक खेत से जो सिंचाई होगी उसमें बंगाल के चहुमुखी विकास को हम और मजबूती से करेंगे। एक बात, और जहां तक मैं सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता के बयानात में सुन रहा था, हाँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मसलों पर, जिन मुद्दों को वो जनता के बीच उठाते रहे हैं, और इस चुनाव में जितना दुष्प्रचार भाजपा के नेताओं ने किया है, और उसके बाद अब जो जनता का जनादेश आया है, इसके बाद भी वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। असल में भाजपा नेताओं को मानसिक पोलियो हो गया है, और इस पोलियो का इलाज एक दिन जनता और बड़ी मजबूती से करेगी और लगातार करती रहेगी। एक बात बताइए कि सभी तरफ से पोलराइजेशन भी बहुत हुआ, बीजेपी ने अगर उसको पोलराइज करने की कोशिश की और एक कम्युनल बंटवारा भी हुआ, तो टीएमसी पे भी ये आरोप लगे। केडी पार्थ, अगर आप सुन सकते हैं हमें और आपकी आवाज आ रही हो, तो आपका कमेंट, और मनीष आपसे भी समझना चाहेंगे इस पर कि ओवैसी भी वहां चुनाव लड़े और हमने देखा कि बिहार में उन्होंने अच्छा खासा डेंट भी किया, तो यहाँ पर ओवैसी के लिए कहा गया कभी कि जैसा हमेशा कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कि मुस्लिम वोट्स बटेंगे, इसका क्या हुआ? कुछ इसका फर्क पड़ा? केडी पार्थ, आप हमें सुन सकते हैं अगर तो? जी 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 मैं सुन रहा हूं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले उनको मौका नहीं मिला है, आप मैं इनसे बात कर लूं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था कि हमें इस बार वो इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, बल्कि टीएमसी के साथ जाना है। उन्हें वो पश्चिम बंगाल के बाहर जो भाजपा का जो रोल है, भाजपा के रोल से, भाजपा के विकास से यहाँ की मतदाता बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं, तो एक तरफ कॉर्नर हो गए पूरे टीएमसी को, उन्होंने अपना ये बताया। यहाँ पर जो 30% मुस्लिम है, लगभग संख्या करीब 2,40,00,000 मीटर है। ये 2,40,00,000 के पहले से मुस्लिम मतदाता ये टीएमसी की तरफ अपने वोट को डालेंगे, और इसका जो खास सेकेंड थर्ड के बाद में तो 1,78 तो मतलब 24 हो तो ये मात्र जी, आपकी आवाज फिर भी कट कट के आ रही है और बहुत साफ नहीं समझ में आ रहा है। पर मनीष के पास भी इस चर्चा के लिए आऊंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। क्या सवाल ये बना हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से जो मुस्लिम वोट था, क्या वो बटा या अभी भी कंसोलिडेट होकर, इकट्ठा होकर वो टीएमसी को ही गया है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 4 राज्यों के चुनावी नतीजे। क्या फैसला दे रही है जनता इन चारों राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी। और हम आपको पहले दिखाएंगे कि बंगाल में इस समय तस्वीर जो है वो क्या है। धीरे धीरे चुनावी नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ है। बंगाल में जो प्रोजेक्शन है इस समय, तो उसमें सीटें जो टीएमसी की हैं वो लगातार बढ़ी हैं, यानी कि वो मजबूत हो रही है। 205 से 215 का प्रोजेक्शन है तृणमूल कांग्रेस के लिए। बीजेपी का जो प्रोजेक्शन सीटों का था वो घटा है और कम होकर 75 से 85 के बीच में सिमटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी मजबूती से अपनी सत्ता को बचाई हुई हैं और लग रहा है कि उनका करिश्मा, उनका जादू जो है, अकेले वो चुनाव लड़ी लेकिन चल गया है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई और अच्छी यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस समय जाहिर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन काफी हद तक तस्वीर यहाँ पे साफ लग रही है कि नतीजे जो हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में ही हैं। और अगला राज्य अदिति, तमिलनाडु में क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, तमिलनाडु के प्रोजेक्शन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर 274 सीटों की ये विधानसभा है यहाँ पर और 140 प्लस पर डीएमके यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल। और एआईएडीएमके 80 प्लस, यानी कि पिछला जो एक ट्रेंड चला आ रहा था वो एक बार फिर से तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है कि एआईएडीएमके सत्ता में वापसी करी थी पिछली बार एक बार फिर से, लेकिन इस बार डीएमके आ गया है और यही उम्मीद थी, यही माना जा रहा था। पहली बार था जब जयललिता और करुणानिधि दोनों अब मौजूद नहीं है, उन दोनों का निधन हो चुका है और उसके बाद जब चुनाव लड़े हैं तो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन डीएमके का। और उसके बाद आपको हम केरल दिखाते हैं जहां पर भी काफी कमाल हुआ है, क्योंकि असली कमाल यहीं पर है। पी विजयन के लेफ्ट फ्रंट ने यहां पर कमाल किया है, जो लगातार दूसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। लेफ्ट फ्रंट केरल में कम से कम 21वीं सदी में तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्तारूढ़ ही सत्ता में लौट रहा हो, यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी केरल में नजर नहीं आ रही है। तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वही लौटने की तैयारी में बिल्कुल है और सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एलडीएफ 90 सीटों पे यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है और यूडीएफ 45 से 50 के बीच में है। पिनरई विजयन यहाँ पर काफी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और असम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने ऐसा ही कमाल किया जैसा कि केरल में पिनरई विजयन ने कमाल किया है। एक बार फिर से जोरदार वापसी कर रही है, पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन असम में इस बार बीजेपी ने किया है और कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। 126 सीटों की यहाँ पर विधानसभा है और 90 प्लस पर बीजेपी आती हुई दिख रही है, कांग्रेस 35 प्लस पर दिख रही है। और यहाँ पर खास बात यह कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है उनको अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जीत सामने आई है इसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। हेमंत बिस्वा वहाँ पर चाणक्य कहे जा रहे थे नगमा, और कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका रही है और नतीजे असम में बीजेपी के बिल्कुल मन मुताबिक है। बहुत दिलचस्प है ये असम में भी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी मजबूती से बीजेपी यहाँ पर जीती है। हमारे साथ ऐसे बंगाल की बात करें तो मनीष मौजूद हैं। और मनीष, अगर आप ट्विटर देखें तो बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर का नाम भी बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का क्या जादू चला है, क्या ये प्रशांत किशोर की वजह से है कि टीएमसी इतनी अच्छी उस चुनावी नतीजे नजर आ रहे हैं और अच्छी वापसी टीएमसी की दिख रही है। आप तो लगातार, हम तमाम लोग प्रशांत किशोर से जब बातचीत होती रही है तो वो हालांकि ये मानते रहे कि बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही है बीजेपी भी। बहुत सीनियर लीडर्स का आरोप रहा मनीष के, चूंकि प्रशांत किशोर आ गए हैं और वो जिस तरह से मैनेज या कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को, वो उन्हें पसंद नहीं, इसलिए लोग छोड़कर भी गए। पर आपका क्या आकलन है पीके को लेकर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि ये चुनाव बड़ा सिंपल सा था। इस चुनाव में जनता को दो चीज़ें चुनी थी, या तो उन्हें ममता बनर्जी को रखना था या उन्हें हटाना था। जनता ने अपना अभी तक के रुझानों से यही संदेश दिया है कि उन्हें ममता बनर्जी को अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रखना है और वो चाहते हैं कि वही रहे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन था वो बड़ा ही हाइप्ड अप कैंपेन था। जैसा कि बिहार का अगर आपको याद हो 2015 का, तो इसी तरीके से एक तरह का एक हवा बनाया गया था कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी ऑडियो कट गया मनीष का, इस वक्त वापस लौटेंगे हम मनीष के साथ, मनीष के पास। पर सोहित भी हमारे साथ है। और अब बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि जो तृणमूल के नेता उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स
यहाँ तक कि NIA का भी इस्तेमाल इस बार के चुनाव में हुआ। आपने देखा होगा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद तृणमूल के एक जिला के अध्यक्ष को NIA ने गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि शायद अगर तृणमूल के नेता कहते हैं कि अगर ऐसा प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं होता तो आज आप परिणाम में देखते कि ये बीजेपी 30 सीटों पर सिमट जाती। अभी तक के जो परिणाम आए हैं नगमा, उससे यही लग रहा है कि जो एक एंटी TMC वोट है, वो TMC वोट जो लेफ्ट और कांग्रेस के पास था, इस बार के चुनाव में वो बीजेपी को मिला है। और वही आप देखिएगा कि सीटों की जो संख्या है, और बीजेपी के नेता अब ये मानते हैं कि जिस प्रकार का कैंपेन खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जिस प्रकार से निशाने पर रखा, खासकर उनका ये कहना दीदी ओ दीदी, जिस जंग के लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो लगता है कि वो बुमरैंग किया है, उसका एक बैकफायर किया है, उसका रिएक्शन मतदाताओं के बीच हुआ है। और जो कुछ भी उन्होंने उनका कहना है कि उनकी पूरी जो रणनीति थी वो 5 स्टार होटल में बनती थी, 5 स्टार होटल में पत्रकारों को समझाया जाता था और वहीं पर वो सिमट कर रह जाता था। जमीन पर रोड शो में एक भीड़ को दिखाकर लोग संतोष कर लेते थे कि जनता का जनसलाब उनके साथ है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ममता बनर्जी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। और ममता बनर्जी इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार वो फील गुड में नहीं थी। उन्होंने चुनाव की हर जो मोर्चा होता है उस पर उन्होंने मन से लड़ा और यही एक कारण है। व्हील चेयर में उनका बैठकर कैंपेनिंग करना बीजेपी के नेता मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल उसका असर पड़ा, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। और बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार से व्यंग किए, ममता बनर्जी को रिडिक्यूल किया। और अब तो तृणमूल के नेता कह रहे हैं, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अबीर खेला जा रहा था, अभी पत्रकारों के लिए नाश्ता भी आया है। जब जीतने लगते हैं तो वहाँ पर सब तरह के इंतजाम होते हैं। उनका कहना है कि देखिए एक जो कविता थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आज से यही कहा जाएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो काली घाट वाली दीदी थी। दीदी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है वो सिंगल हैंडली, वो अपनी पार्टी की एकमात्र कैंपेनर थी, अकेले लड़ी। जबकि बीजेपी के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कैंप कर रहे थे। सारे मंत्रियों को 3-4 महीने से यहाँ लगाया गया था और उसके बावजूद ममता बनर्जी का ये जो जीत है, उनका कहना है ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का जो है कोई पैरेलल नहीं है। और अब जो है ममता बनर्जी यहाँ से उनका जो है राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सरदर्द साबित होंगी। नगमा, उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी अपनी आगे की रणनीति कैसे तय करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर जीत हासिल करके वो जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 में उनको वो साधना चाहती थी। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन होता हुआ वैसा नजर नहीं आ रहा है। हम TMC दफ्तर से रुक कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर का, जहां पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा बने हुए हैं। सोहित, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? और जो बात मनीष अभी कह रहे थे कि जिस अंदाज में उनको दीदी और दीदी बुलाते थे वो पसंद नहीं किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, क्या कहीं बीजेपी के किसी नेता से या कहीं अंदर छिपे वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ इस स्तर पर कुछ गलतियां हुई हैं बीजेपी से? आप कह सकते हैं एक तौर पर वहाँ पर हूँ, स्टेज जरूर बना हुआ है, कोई यहाँ पर आया हुआ नहीं है, ये मीडिया सेल है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हलचल ना के बराबर है। रही बात कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ समय पहले सयंतन बासु जो जनरल सेक्रेटरी हैं बंगाल बीजेपी के, उनसे बात की। उन्होंने कहा अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हमने कैंपेनिंग की है उस तरह से जिस तरह के वोट्स मिल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इतना होगा। और वो अभी भी कह रहे हैं कि कई जगहों पर क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, वो अभी भी कई उम्मीद कर रहे हैं। तो वो अभी भी उनका कहना है कि 2-2:30 बजे के बाद ही कोई क्लियर पिक्चर हो पाएगा। तो बीजेपी की ओर से ये सारी चीज़ें की जा रही है या कही जा रही है। लेकिन आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, या कितने भी तमाम लोग की बात कर लें, सभी एक तरह के आप कह सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अलग अलग जगहों पर जो है प्रचार किया गया था। उसके अलावा आप देखिए तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, दिनेश त्रिवेदी जैसे लोग थे जो इस पार्टी से निकल गए। अभिषेक बैनर्जी को लेकर कितना कुछ कहा गया, हमने सुना कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया। ऐसे कई सारी चीज़ें कहने के बाद पीएम के लगातार भाषण के बाद, एक भाषण में तो उन्होंने ये भी कहा कि इतनी भीड़ आज तक नहीं हुई है। तो जिस तरह से वो उम्मीद लगा रहे थे 200 आपकी पार 200 पार का भी
उनका नारा था वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ना के बराबर भीड़ है, कार्यकर्ता भी नहीं है, मीडिया के लोग ज़रूर रुके हुए हैं कि कुछ प्रतिक्रिया आएगी। कैलाश विजयवर्गीय से हमें पता चला है कि वो शायद कुछ समय में यहाँ पर आएंगे, कब वो आते हैं, क्या कुछ बात करते हैं, ये देखना अहम होगा। अमित मालवीय यहाँ पर आए थे जो बीजेपी IT सेल संभालते हैं, हालांकि हमने कोशिश की उनसे बात करने की, वो आए, वो एक चक्कर लगाकर वो चले गए, उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। लेकिन जिन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बात किया है तो उनका यही कहना है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, यानी कहीं ना कहीं अभी भी वो कुछ समय इंतज़ार करना चाहते हैं प्रतिक्रिया देने से पहले। ऑफ रिकॉर्ड में आपको बता दूं, लोगों से बात कर रहा हूं तो आप कहीं ना कहीं वो कहने लगे हैं कि पिछली बार तो हम 3 सीट पर थे, अब 100 तक पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा फासला हमने तय किया, यानी वो मान रहे हैं कि 100 सीट मिलना एक बड़ी बात है पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद बिल्कुल ये तो बात सच है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो बहुत ज्यादा सीटें उनकी बढ़ी हैं, लेकिन 2 मई दीदी गई वाली जो बात थी वो भी नहीं हो पा रही है पूरी, और दीदी वहीं की वहीं जमी भी नजर आ रही हैं, बल्कि मजबूती से। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। सोहित, आपके पास लौटेंगे कुछ देर में। सूरज सिंह है हमारे साथ, नेता बीजेपी पश्चिम बंगाल। शिखा मुखर्जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष दास हैं जो चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेटमेंट के। सूरज सिंह जी, ये भी खबर अभी है नहीं हमारे साथ, पर देवाशीष आप हमें सुन सकते हैं? देवाशीष हमारे साथ हैं। देवाशीष, जो हाल बीजेपी का दिख रहा है इस वक्त, बल्कि कई इंपॉर्टेंट जगह जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली की वहां पे भी कैंडिडेट्स अभी पीछे हैं। बहुत रैलियां की प्रधानमंत्री ने, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने। खबर है कि स्वपन दास गुप्ता भी ट्रेल कर रहे हैं तारकेश्वर में, और प्रधानमंत्री ने यहां पर बहुत ही बड़ी रैली की थी, एक जायंट रैली। और तो इसका कुछ खास फर्क भी नहीं दिखता है, इन बड़ी रैलियों का भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें कोई इनकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के जो करिश्माई रैली होती है उसका बहुत असर होता है, वो स्टार कैंपेनर हमेशा रहते हैं। पर बंगाल में क्या रहा, कैसे देख रहे हैं आप? बंगाल का आम आदमी का जो मान है वो सोचने के लिए बीजेपी एनालिसिस में गलत हुआ, क्योंकि बंगाल क्या चाह रहा है उसका पाल बीजेपी का पता नहीं चला। ये जो वोट का रिजल्ट का जो ट्रेंड आ रहा है तो मालूम होगा। प्रधानमंत्री 21 रैली किया है बंगाल में, अमित शाह उससे भी ज्यादा, जेपी नड्डा उससे भी ज्यादा, योगी आदित्यनाथ आए, बहुत सारा केंद्रीय मिनिस्टर भी आए। बिल्कुल, लेकिन बंगाल का आम आदमी क्या चाह रहा है, उसका पाल क्या चाह रहा है, क्योंकि ये नो वोट टू बीजेपी हो गया। बीजेपी है वो एंटी बीजेपी, जो पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम का होना चाहिए था, बीजेपी डिमांड किया था, लेकिन वो क्या हो गया, बीजेपी एंटी बीजेपी। पहले हम लोग क्या देखा था, लेफ्ट 2000 में लेफ्ट का वोट चला गया था बीजेपी। अभी क्या देखा, टीएमसी का लीडर लोग चला गया बीजेपी में, क्योंकि वोट नहीं है। कांग्रेस का वोट चला गया तृणमूल का पास। तो अभी बीजेपी जो आया तो बड़ा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी जी इतना बड़ा आए, अमित शाह इतना बड़ा आए, किंतु रिलेट टू आम आदमी के साथ जो रिलेशन जो यहाँ पर प्रशांत किशोर भी एक मजबूत रोल किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके बाद मोशन है, इसके बाद ममता का जो प्रोजेक्ट, उसके बाद स्वास्थ्य साथी जो प्रोजेक्ट था, तो सब मिलके और वो देख रहा है बंगाल ऑल इंडिया में एक महिला चीफ मिनिस्टर, उसके हराने के लिए इतना टीम पूरा ताकत लगा दिया, जो दिल्ली का केजरीवाल के साथ हुआ था। इसीलिए वो बंगाल का आम आदमी अच्छा नहीं किया। उसके बाद जो एनआरसी का मुद्दा था, जो सब मिलके बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। लोकसभा निर्वाचन में जो 121 सीट में बीजेपी जो लीड किया था वो भी लूज कर रहा है। अभी प्रशांत किशोर ने जो बोला था जो टोड नहीं करेगा बीजेपी, अभी जो ट्रेंड दिखा रहा है वही हो रहा है। फाइट हो रहा है नंदीग्राम में, अभी चल रहा है नेट फाइट, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन वहां तो किशोर जो बोला था वही तो साच हो रहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का लीडर रहा हेलीकॉप्टर में आया चला गया जी, तो मनुष्य के साथ क्या कोई आंदोलन नहीं है ममता का एक लेवल तक ले जा सकता है। देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ममता बनर्जी टीएमसी गवर्नमेंट, बट बीजेपी सोचा था कि हम जो चाहेंगे वही होगा, अब थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए पॉलिटिकली जी देवाशीष जी।
जी, कई बड़े कैंडिडेट्स जो हैं, पॉपुलर कैंडिडेट्स आदिति, वो भी पीछे चल रहे हैं। जैसे ये यश दास गुप्ता हैं, ये पीछे चल रहे हैं। एक्टर हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये भी पीछे हैं। स्वपन दास गुप्ता की बात मैंने बताई, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो बहुत सारे ये बड़े नेता जो हैं हमारे साथ। बिल्कुल नगमा, लेकिन अभी अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो अभी नंदीग्राम में भी अभी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है और 5 से 7 हजार का अंतर जो है वो बना हुआ है। पहले जो 4 हजार था वो अभी फिलहाल 7 हजार के करीब करीब दिखा रहा है। और अगर हम चुनाव आयोग की साइट के हिसाब से चले तो वो अंतर अभी भी 4 हजार के करीब ही यहाँ पर, यानी ममता बनर्जी पीछे हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ सूरज सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल से। सूरज जी, ये जो तस्वीर अभी इस वक्त निकल कर आ रही है, जिस तरह से देबाशीष भी कह रहे थे कि पूरी फौज आप लोगों ने लगा दी थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे थे, खुद प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने 21 रैलियां करी हैं, गृह मंत्री ने उनसे ज्यादा करी हैं। कई लोग आकर प्रचार करके गए, लेकिन ममता बनर्जी के किले को ढा नहीं पाए आप लोग। और जबकि टीएमसी के कई नेताओं को आप लोगों ने अपने में शामिल किया था। क्या वजह देख रहे हैं आप? जिस तरह के नतीजे हैं उनको देखकर किस तरह का आकलन कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ा और हमने जनता के मुद्दों को लेकर हम सामने आए। यहाँ पर जितनी भी तोलाबाजी हुई और यहाँ पे जितने भी सरकारी तंत्र ने जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस का एक पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, एक राजनीतिकरण हुआ, चाहे पुलिस का हो या विपक्षियों को जिस प्रकार से दबाना हो, हमारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का खून हुआ। आम लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं, यहाँ पर हेल्थ की सिस्टम नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से एक गुंडा तंत्र काम कर रहा है। हमने अपने पूरे ईमानदारी के साथ हमने जनता के मुद्दों को लेकर हमने एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमने यहाँ पर अपने सवाल उठाए। हम एक पार्टी के रूप में एक यूनिट होकर हमने लड़ा और नतीजे अभी भी बाकी है। मेरा मानना है कि अभी भी करीब 3.5-4 करोड़ वोटों का अभी काउंटिंग बाकी है। बिल्कुल, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम तक का काफी पॉलिटिसाइजेशन हुआ। एक मिनट इसी में आपकी बात पे आगे जोड़ दूं। पॉलिटिसाइजेशन हुआ, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, तो ये बीजेपी पे भी आरोप है कि तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एनआईए हो। तो ये और ये जाहिर है तमाम केसेस हैं, हम सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में बात है। तो इस्तेमाल सिर्फ एक पार्टी कर रही है ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों ने बहुत साफ चुनाव लड़ा और टीएमसी जो है वही इस्तेमाल करती रही पुलिस का। बहुत वरिष्ठ नहीं, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सीबीआई ने यहाँ पर जो भी इंक्वायरीज कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कर रही है। आपको जहां भी आप देख लीजिए, खागड़ागढ़ में जो एनआईए का जो जांच हुआ, खागड़ागढ़ में क्या घटना घटी थी, क्या कोई भी पार्टी आकर ये चैलेंज कर सकती है कि नहीं इन मुद्दों में, इन केसेस में जो है हमने किसी बेगुनाह को हमने किया। इवन हमने देखा कि किस प्रकार से पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता के जो पूर्व कमिश्नर हैं, उनको बचाने के लिए किस प्रकार से सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी खड़ी हो गई और सीबीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम तो अपने जो एजेंसीज हैं उस एजेंसीज को फ्रीडम दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो तो हाथ बांध करके उन्होंने रखा है और सिर्फ विरोधी राजनीतिक दलों को दबाने के लिए वो इस्तेमाल कर रही है। शिखा मुखर्जी, ममता बनर्जी सिर्फ हाथ बांधे हुए हैं तमाम एजेंसियों का और गलत इस्तेमाल किया, और सीबीआई और एनआईए और ईसी पर जो आरोप लगे वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए जैसा सूरज सिंह बता रहे हैं, बल्कि टीएमसी ने गलत इस्तेमाल किया है तंत्रों का। ये सीबीआई जिस तरह से पीछे पड़ती और खास तौर पे ये इलेक्शन के टाइम पे ही वो अभिषेक बैनर्जी की बीवी के पीछे लग गई और फिर उन्होंने जिस तरह से अवॉइड किया। बाकी लोग भी हैं जो सीबीआई के लिस्ट पे हैं लेकिन वो अभी भाजपा में हैं, इनको उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टीएमसी वालों के पीछे लग गए और सिर्फ ऐसे इस तरह से लग गए कि लगा कि बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल साफ धुल गए हैं। और ममता जी ने शायद सही कहा और ये शायद पश्चिम बंगाल की वोटर्स को दिलचस्प लगी कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन के हिसाब से पश्चिम बंगाल में जो डिफेक्ट करके गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी इत्यादि, इनको उन्होंने मुकुल राय, इनको सबको
को उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया, धो के उन्होंने साफ कर दिया है। बिल्कुल शिखा जी, मैं यहाँ पर आपकी इस बात को एक मिनट प्लीज। बोलिए। अमित शाह ने खुद कहा था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि जो हमारे साथ जुड़ गए हैं जरूर उन पे कोई वैसा आरोप नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करके देख हमने शायद यही तय कर लिया है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए हमने अपने दल में रख लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि अमित शाह खुद उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसको सीबीआई ने अभी तक सर्टिफिकेट दिया नहीं। बिल्कुल। तो अगर इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसीज को, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी इस आरोप से बच नहीं सकती। बिल्कुल। सूरज सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, शिखा मुखर्जी को आपने सुना, उन्होंने जो बातें कही कि जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते हैं तो धुल जाते हैं सारे दाग, या जिस तरह से टीएमसी पर पहले कट मनी के आरोप लगाए जाते थे, उसके अलावा कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन फिर उन्हीं नेताओं को आप लोगों ने अपनी उसमें शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बात जनता को समझ में आती है। सूरज जी, क्या ये सवाल मुझसे पूछा गया? बिल्कुल सूरज जी, आपसे पूछा है मैंने। जी मैं एक बात देखिए, मैडम ने जो बोला, जो उन्होंने कहा कि हमने दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोगों को हमने लिया और जिनके ऊपर में सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, पार्टी ने कहीं भी इन सब चीजों से इनकार नहीं किया और पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोग उनको मतलब वो मानते हैं। हमने पार्टी का स्टैंड है कि अगर वो गुनहगार साबित होंगे तो कोर्ट उनको सजा देगी और इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली होगी पूरी तरह से, और अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो हम उनको पार्टी से हमारा क्लियर स्टैंड है कि कोई भी अपराधी हमारे संग नहीं रहेगा। आज अगर उन पर आरोप लगा है, अगर वो आरोपों को अगर निकलते हैं आरोपों से, तो हम उनको जरूर उनको अपने संग में रखेंगे। और जहां तक राजनीतिक दल बदलने की बात है, तो शायद हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो सूरज इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मनीष भी नहीं है। एक बात मैं शिखा और देवाशीष आपके पास वापस आना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है कि बैकफायर भी किया। मैं अपनी बात जुड़ कर दूं। ठीक है, बोलिए, अपनी बात बोलिए। मैं पूरी बात कर लूं। आज जो कांग्रेस से निकलकर ममता बनर्जी ने जो राजनीतिक दल बनाया, तो क्या उन्होंने राजनीतिक दल नहीं बदला? क्या वो अवसरवादी नहीं है? उन्होंने भी तो कांग्रेस से सांसद बनी थी, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। उनके भी राजनीतिक दल में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए। तो ये बंगाल में जो है, आप इस राजनीतिक दल से उस राजनीतिक दल में, ये आम बात है। नहीं, दल बदलने पर सवाल नहीं उठाया सूरज जी, हमने दल बदलने पर सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर जिन लोगों पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिन लोगों पर आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हीं लोगों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया और उसके बाद वो दाग अच्छे हो गए। हमारा कोई भी स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन हमने नहीं किया था। ये बात गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था। ऐसा नहीं कहा गया, जो भी स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, या फिर जो भी इंक्वायरी होगी, हाँ बिल्कुल हुआ था। अगर उनके ऊपर अगर आरोप अगर तय होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। ये मैं आपको एक आपके राष्ट्रीय चैनल पे खड़े होकर मैं आपको वादा कर रहा हूँ। जी हाँ, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे देवाशीष कि ये अभी कई लोगों ने बात कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार जिस अंदाज में जो तंज किया दीदी ओ दीदी, वो बैकफायर किया। उसके लगा कि ममता बनर्जी को एक महिला के तौर पे भी अपमानित किया जा रहा है। लेकिन ये आरोप दूसरी तरफ से भी लगा कि ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों में जिस तरह की कई बार नड्डा जी के खिलाफ और इस तरह की भाषा इस्तेमाल की, उनके भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने नहीं कुछ अपशब्द या उनका मजाक बनाते हुए बातें नहीं की हैं। तो ये क्यों माने कि ये बैकफायर किया है? ये जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने भी इस तरह की बातें की हैं। देवाशीष, ममता बनर्जी को लोग हेलो जी हाँ बोलिए। ममता बनर्जी को बंगाल का आम आदमी बोलता है अग्नि कन्या। उसको दीदी 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 से लोग बुलाते हैं। अब वो दीदी को बात के आप कोई क्रिटिसाइज करे तो वो बंगाल को आम आदमी अच्छा से नहीं है, क्योंकि वो एक महिला चीफ मिनिस्टर है। उसको इज्जत से बुलाना चाहिए, इज्जत से क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन एक 3 रैली एक प्राइम मिनिस्टर किया था,
उसमें 126 टाइम उन्होंने दीदी दीदी बोला था, जो अच्छा नहीं था। और ममता जी जो बात किया तो वो रिलेट क्या है कि गांव का आमद जो भाषा बोलता है, जो घर में बातचीत होता है, इसी टाइप का लैंग्वेज ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल रैली में यूज किया। तो इसीलिए जब कोई इसको क्रिटिसाइज करे एक प्राइम मिनिस्टर के नाते, तब ममता उसको ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो पोलराइजेशन की बात हुई थी वोट के, वो वोट पोलराइज करने की कोशिश दोनों तरफ से की गई, और यहाँ पे भी है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ है, महिलाओं का वोट भी कंसोलिडेट हुआ है, शायद टीएमसी को इसलिए इतने वोट मिले हैं। तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो चुनाव लड़ी है, वो क्या वोट बांट पाई, मुस्लिम वोट बांट पाई, या उनको उनका प्रदर्शन, क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, उन्होंने क्या असर डाला है? नगमा, पहले मैं आपको बता दूं कि ओवैसी की पार्टी यहाँ नहीं लड़ी थी। यहाँ पर ISF करके एक पार्टी है जो फुरफुरा शरीफ के जो शरीफ हैं, उन्होंने एक अपना दल बनाया था। हाँ, तो उन्होंने अपना दल बनाया था जो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन ये गठबंधन जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, क्योंकि बंगाल के चुनाव में इस बार एक ध्रुवीकरण था। वो ध्रुवीकरण यह था कि ममता को जिताना है, बीजेपी को हराना है, और यही एक कारण है जिसके कारण ये जो लेफ्ट कांग्रेस और ISF का गठबंधन था, उनको जिस वोट से, जिस वोटों से उनको आशा थी, वो वोटों ने उनका रुख ना करके ममता बनर्जी को वोट दिया, जिसके कारण आप देख सकती हैं कि बीजेपी को उतनी ही सीटें आ रही हैं जो पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस महाजोत को आती थी। यानी कि जो एंटी लेफ्ट वोट है वो इस बार बीजेपी के पास रहा, और जो ममता बनर्जी का वोटर है वो न केवल उनके साथ एकजुट रहा, बल्कि जो लेफ्ट और कांग्रेस का भी कुछ परंपरागत वोट जो है वो उनके साथ ऐड ऑन हुआ। तो बंगाल में जो ध्रुवीकरण हुआ है, वो ध्रुवीकरण इस बात को लेकर हुआ कि हमें ममता बनर्जी को रखना है और साथ ही साथ बीजेपी को किसी न किसी तरीके से रोकना है। नगमा जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि डायरेक्टली ओवैसी वहां पे चुनाव नहीं लड़े, ओवैसी का साथ था फुरफुरा शरीफ के जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और उसको सहयोग मिला दूसरी पार्टियों का, उससे ये चिंता थी कि क्या ये वोट बटेंगे, ये वोट काटेंगे, पर ऐसा ज्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नंगा, एक बार नंबर्स पर भी अगर हम नजर डालें तो 205 अभी इस वक्त टीएमसी के खाते में दिख रहे हैं, और 84 जो है वो बीजेपी के खाते में दिख रहे हैं। शिखा जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब नई विधानसभा बनने जा रही है, जब जिस तरह से नई सत्ता जो है वो बनने जा रही है, तब बीजेपी मजबूत स्थिति में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। लेकिन ये बात भी जितने जमीनी, जिन लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें आप भी शामिल हैं, सबने ये बात कही कि पोलराइजेशन जिस तरह का इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, इसके पहले किसी चुनाव में वो देखने को नहीं मिला है। तो अब जब नई सरकार बनने जा रही है और जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में होगी, तो अब कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जो है बहुत हावी रहेंगे पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये एक क्राइसिस मोमेंट होगा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास में, और इसको हम इसको मिनिमाइज करके नहीं देख सकते, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से ध्रुवीकरण का राजनीति यहाँ पे किया है, और जिस तरह से इन्होंने ये कम्युनल लाइंस पे उन्होंने कैंपेन किया है, सिटीजनशिप की मुद्दा हो या इलीगल माइग्रेंट्स की मुद्दा हो या मतुआ समाज जिसके वोट के पीछे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे बांग्लादेश के मतुआ मंदिर पे, ये जो एक जमीन भाजपा ने बनाया है, इसको किसी न किसी तरह से मुकाबला करना पड़ेगा। टीएमसी को भी करना पड़ेगा, लेफ्ट कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, और भाजपा को के पीछे ये लोग सब एक साथ तो शायद नहीं, लेकिन अपने तरह से वो, लेकिन इसका एक मुकाबला जरूर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, और ये राजनीतिक इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हर दल जो है, कांग्रेस हो या वाम दल हो, इन्होंने एक साथ एक अंडरस्टैंडिंग 70 साल से ये अंडरस्टैंडिंग था
कि कम्युनल पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में नहीं किया जाएगा। और भाजपा आके एब्सोल्युटली कम्युनल पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, और ये कम्युनल पॉलिटिक्स बॉर्डर स्टेट है एक तरफ, दूसरी तरफ है कि यहाँ पे इतने जगहों पे 6-7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत भारी संख्या में है, और यहाँ पे इस तरह का एक क्रूड डिविसिव कम्युनली डिविसिव पॉलिटिक्स करना बहुत डेंजरस है। तो इसका मुकाबला जरूर करना पड़ेगा, ये सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, पॉलिटिकली इसको फाइट करना पड़ेगा। ये डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं चली ना, अभी यही साफ हो रहा है इससे कि जो कोशिश किया गया कम्युनलाइज करने का। आप जो कह रही हैं वो डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं चला, हमको यही इसी से समझ में आएगा जबकि भाजपा को इससे भी कम वोट्स मिले। क्योंकि आप अगर देखिए कि अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं, मुझे अपनी टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 80 से ज्यादा सीट्स भाजपा को मिले। बिल्कुल। तो सूरज जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि अगर डिविसिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, तो आप लोगों ने भी हमेशा ये आरोप तो लगाया है कि तुष्टीकरण करती रही ममता बनर्जी। सबसे बड़ा आरोप उन पर यही रहा कि कैसे वो हिंदू त्योहारों में जो है रैली निकालने नहीं देती थी, जो निकलती है यात्रा वगैरह, और हमेशा उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की है। तो ये आरोप बीजेपी लगाती रही ममता बनर्जी पे, और इसी का फायदा उठा के पोलराइज करने की कोशिश की गई थी हिंदू वोट को। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। धूलागढ़ नाम का एक जगह है जो कलकत्ता शहर से, कलकत्ता प्रॉपर टाउन से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। धूलागढ़ में एक दंगा हुआ था। दंगे के वक्त में वहां पे उस पूरे दंगे को लीड करने वाले जो आरोप है गुलशन मल्लिक के ऊपर लगा था, जो वहां के लोकल विधायक है तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनका नाम तक एफआईआर में डाले। और वहीं जब जी न्यूज के एडिटर हमारे सुधीर चौधरी जी ने जब वहां पर इस खबर को दिखाई थी, तब उनके ऊपर में ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासन ने वो मामला किया था। तो एक तरफ दंगा करना, उसको दंगा करवाना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाना, और जब वो बात जब बाहर निकल के आएगी किसी संवाद माध्यम से, तो उस संवाद माध्यम के ऊपर में जो है मामला करना, ये हमने साफ, ये पूरी दुनिया को पता है। शायद वहां पर सामने जो बैठी हुई है मैडम, उनको शायद ये पता नहीं होगा, वो शायद धूलागढ़ नहीं गई हो। मैं उनको एक बार बोलूंगा वो कालियाचक जाएं, एक बार रानीगंज जाएं, एक बार आसनसोल में जाएं जहां दंगे हुए थे, तेलनीपाड़ा में दंगे हुए थे वहां जाएं, वो एक बार नोआखाली जाएं, वो देखें कि किस तरह से कामदूनी में किस प्रकार से सबसे ज्यादा महिलाओं पे एसिड अटैक होता है बंगाल में। सूरज जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं वही आरोप आपके ऊपर टीएमसी लगा दी, और इस वक्त हमारे पास टीएमसी के कोई प्रवक्ता नहीं है बातचीत करने के लिए, इसलिए इस बात का जवाब हम उस तरीके से नहीं दे सकते। हमारे लिए तो आपने उन पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, और हिंसा पश्चिम बंगाल ने और पश्चिम बंगाल के लोगों ने बहुत ज्यादा देखी है, चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी, लगातार पिछले दिनों में। और शिखा जी, आप अगर इनकी बात का जवाब देना चाहें। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कि अब मैं जरूर इनकी बातों पर जवाब देना चाहूंगा। उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक तो ये है कि वो आज इस वक्त पे वो किस चीज की बात कर रहे हैं, दंगों की, किस तरह की दंगों की, हिंदू मुसलमान दंगों की, और इससे ही वो उनका इरादा क्या है। हम जो कह रहे हैं कि आप इस डेंजरस राजनीति आपने छेड़ा है, इसको संभालना अभी जरूरी है। और इसका जवाब यही हुआ कि हमको उन्होंने लिस्ट धरा दिया कि इतने दंगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, और फिर उन्होंने नोआखाली को भी जोड़ दिया। नोआखाली पश्चिम बंगाल में थोड़ी ना है, उनको इतनी भी जानकारी नहीं है। तो ये जो भाजपा की जो चेहरा है, जहां वो सब चीज को इस एक कम्युनल कलर देने की कोशिश करते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषण को आप कम्युनल कलर दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक राजनीतिक क्राइसिस है, और ये राजनीतिक क्राइसिस जो है इसको मुकाबला करना पड़ेगा। ममता बनर्जी क्यों करना पड़ेगा, लेफ्ट को करना पड़ेगा। पर ममता बनर्जी पर इतने ज्यादा जो करप्शन का आरोप लगा, उस पे क्या हुआ? शिखा जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे। देवशीष दास, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो बुआ भतीजा की बात रही कि कैसे वो अपने उनके भतीजे जो हैं अभिषेक, वो ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और एक कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। जितने सीनियर लीडर छोड़कर गए, उन्होंने इसी बात की शिकायत की कि कैसे कंट्रोल जो है
दो लोगों के हाथों में रह गया है और करप्शन का बहुत आरोप है। तो और एक बात और मैं नगमा की बात में जोड़ना चाहूंगी कि जब हिंसा ये लगातार हो रही थी तो कानून व्यवस्था जब ममता बनर्जी के हाथ में थी तो उसको लेकर भी नगमा सवाल उठे थे कि आप हिंसा पर ठीक तरीके से काबू नहीं कर पाए, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बातें हावी रही कि ममता बनर्जी ये करप्शन मैटर नहीं करता है, क्या चीजें हावी रही? आपको क्या लगता है देवाशीष कि ममता बनर्जी को जितनी सीटें आज मिल रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं देखी, बावजूद इसके करप्शन के मुद्दे उठे और वो रियल मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, बावजूद इसके क्या काम किया? जो सत्ता में रहेगा उसका एगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो एलिगेशन आएगा जरूर। करप्शन का भी चार्ज आया था, लेकिन वो ईडी सीबीआई वो सब एजेंसी जांच कर रहा है। किंतु अभिषेक बनर्जी ने बहुत बार बोला हम कोई करप्शन में जुड़ा नहीं है। अमित शाह का मंच में शुभेंदु अधिकारी उसको ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था, लेकिन जब कोई सेंट्रल एजेंसी जांच कर रहा है तो वही तो एक्चुअली कोई एलिगेशन में जुड़ा है, उसका प्रमाण क्या है, उसका चार्जशीट क्या है। तो आम आदमी ये नहीं देखा, हम देखा ये 100 एजेंसी लग गया तृणमूल का पीछे है ममता बनर्जी को हटाने के लिए। ये आम आदमी अच्छा तरीके से नहीं देखा। आपका पास कोई स्टिंग ऑपरेशन भारत का हुआ था, तो जो स्टेप लेना चाहिए अब जल्दी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? उसका एक कोई और बड़ों की करप्शन है तो आप जांच कर रहा है। जब कोई एक्शन आ रहा है एजेंसी का स्पीड अप होता है, जांच करने के लिए कोई तृणमूल लीडर को बुला लेता है, कोई गवर्नमेंट को ऑफिसर को बुला लेता है। जब चल जाता है इलेक्शन नहीं करता है तब एक हो जाता है, तब ये आम आदमी बंगाल का अच्छा नहीं किया। जी ठीक है। हिंसा का जो बात बोल रहा है, हाँ हिंसा की जो बात बोल रहा है, आप कह रहे हैं कि जो सत्ता में होंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगेंगे और ममता बनर्जी सत्ता में लगातार हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारे इस तरह के मामले हैं जिसका आप कह रहे हैं कि जांच जिसकी की जा रही है। इस चर्चा पे हम लौटेंगे। बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी चुनावी नतीजे आ रहे हैं, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बंगाल है, असम है, तमिलनाडु, केरल। लेकिन इस वक्त दूसरी खबर पे चलते हैं। आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है इस समय देश में कोरोना से, उससे जुड़ी खबर देखते हैं। तो इस वक्त देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, मेडिकल इमरजेंसी जैसे, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और एक बार फिर से हम कोरोना की खबरों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक है राघव चड्ढा, उन्होंने मदद का आश्वासन दे दिया और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 5 जो सिलेंडर है वो पहुंचा दिए गए हैं, D टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस वक्त क्या अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हो पाई है, क्योंकि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो किस तरह से अभी स्थिति वहां पर देखी जा रही है? देखिए, मैं इस वक्त रेनबो हॉस्पिटल पर ही हूं और डॉक्टर शिशिर पॉल जो एक सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे मैंने करीब आधे घंटे पहले बात की थी। उन्होंने ये कहा कि राघव चड्ढा के हस्तक्षेप के बाद हमने अपने ट्रक को भेजा है उन ऑक्सीजन सिलेंडर को जल्दी से जल्दी यहाँ लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक है, मेडिकल ऑक्सीजन का, वो स्टॉक लगातार घटता जा रहा है बहुत तेज़ी से। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन का स्टॉक कम होता है तो हॉस्पिटल प्रशासन को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है, यानी जिन मरीजों को अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस सप्लाई को बहाल रखा जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा कम भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग अवर स्टॉक, हमारा स्टॉक जो है ऑक्सीजन का, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का, वो लगभग खत्म होने वाला है और इसलिए हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को इंतज़ार है, उस ट्रक जो यहाँ से भेजा गया है वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है। थोड़ी देर पहले जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 बजे के आसपास तक हम मैनेज कर सकते हैं और हमें ये बताया गया है कि बहुत जल्दी
राघव चड्ढा के हस्तक्षेप के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होगी। सवाल ये उठ रहा है अदिति इस प्रकरण से कि करीब 3 दिन पहले भी हॉस्पिटल ने ट्वीट किया था हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बचा है, जिसके बाद राघव चड्ढा ने हस्तक्षेप करते हुए 3 दिन पहले भी 5 सिलेंडर यहाँ भेजे थे। एक बहुत ही एडहॉक सिस्टम है इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो पूरी तैयारी है अस्पताल प्रशासन जिस तरह से संकट से जूझ रहा है ऑक्सीजन के, और प्रशासन का भी जो एडहॉक रवैया है कि जब एकदम से हालात आपात जैसे हो जाते हैं और मरीजों की संख्या और जान पर खतरा खड़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपाधापी में 5 सिलेंडर यहाँ पर भेजे जाते हैं। डॉक्टर शशि पॉल ने ये कहा है कि हमारे 4 से 5 पेशेंट हैं वो आईसीयू बेड पे हैं, उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई को बहाल रखना हमारी जिम्मेदारी है और बहुत बेहतर होगा कि जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है वो नया स्टॉक मेडिकल ऑक्सीजन का जल्दी से जल्दी अस्पताल के पास भेजें। फिलहाल प्रशासन को उन 5 सिलेंडरों का इंतजार है। अदिति जी, लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार में ये टकराव है कि ऑक्सीजन का कोटा कितना है, कितना आ रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि जब जब एक अस्पताल की तरफ से खबर आती है उस वक्त वक्ती तौर पे मदद कर दी जाती है। इस बीच कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। क्या फैसले, ये देखिए इस सिचुएशन को भी अब हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका, 10 दिन से ज्यादा गुजर चुका, क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा कि अगर कोई ट्वीट आता है, लोग ट्वीट करते हैं, फिर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाई जाती है? ये सिर्फ रेनबो अस्पताल की बात नहीं है, ज्यादातर अस्पतालों की हिमांशु यही हालत है इस समय। निश्चित तौर पर राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया थोड़ी देर पहले जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 5 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे हैं रेनबो हॉस्पिटल को, उसी में उन्होंने ये बात भी कही है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन के स्टॉक्स हैं वो बहुत सीमित हैं और इसलिए हमारी जो क्षमता है अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, जो डिमांड है दिल्ली में, उसके मुताबिक हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और इसलिए इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। और एक बहुत ही एडहॉक व्यवस्था है नगमा यहाँ पर, और अस्पतालों को सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके अपील करना होता है 4 सिलेंडर के लिए, 5 सिलेंडर के लिए। आप देखिए ये अस्पताल जो है रेनबो अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर हैं, कुछ बहुत क्रिटिकल हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, और ऐसे बड़े हॉस्पिटल को भी इस तरह से ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन में 2 बार सार्वजनिक तौर पर अपील करके ये कहना पड़ा है कि हमारे पास 3 दिन पहले उन्होंने कहा था हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, आज उन्होंने 12 बजे कहा था कि हमारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, 2 बजने वाले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक हम किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही संकट की स्थिति है मुझे लगता है, और दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को बहुत सतर्कता के साथ ये जो संकट है ऑक्सीजन संकट, इससे निपटने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो और भयावह होती जा रही है। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। ये स्थिति जो है वो ज़्यादातर अस्पतालों में है। जैसे हम आपको अगली खबर दिखाएं राजस्थान से, यहाँ पर भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले दिनों राजस्थान की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 2 सीटों के विधायकों की मौत कोरोना की वजह से ही हुई थी, और अब सुजानगढ़ सीट के उम्मीदवार मनोज मेघवाल भी कोरोना संक्रमित हैं। जहां नेताओं में इसका संक्रमण बढ़ा है, आम लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है, अस्पतालों पर भारी दबाव है, लिहाजा अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों की लगातार कतार लगी हुई है। दिखा रहे हैं जयपुर के एक अस्पताल की हालत क्या है हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब राजस्थान में भी बाईपोल जो हुआ है 3 असेंबली सीट्स में, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो 3 बाईपोल हैं उसमें 2 पहले कांग्रेस के हाथ में थी और 1 बीजेपी के, और इसमें गौर करने की ये बात है कि 2 एमएलएज जिनका निधन हुआ है उनमें उनका कोविड के कारण निधन हुआ था, किरण महेश्वरी और कैलाश त्रिवेदी, उसके कारण बाईपोल हुआ है। और जो सुजानगढ़ सीट है उसमें अभी की अभी सूचना मिली है कि जो कैंडिडेट है मनोज मेघवाल वो खुद पॉजिटिव हुए हैं। अब कोरोना की क्या स्थिति है राजस्थान में, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक नेबरहुड हॉस्पिटल है, लेकिन कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर बाहर खड़ी है, यानी कि जो पेशेंट्स हैं अब हॉस्पिटल्स बिल्कुल भर गए हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर भी हैं। भैया आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते में कितना केस लोड बढ़ा है। नहीं, पिछले 2-3 दिनों में हो रहा है कि काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से संचालित है। कितना बेड्स हैं आपके हॉस्पिटल में? जी, बेड कितने हैं हॉस्पिटल में? अभी हमारे पास 15 बेड है, मतलब कोविड के लिए बिल्कुल फुल है। हाँ, एक्स्ट्रा हम ले नहीं रहे हैं।
और ऑक्सीजन का क्या है वैसे सरकार? तो अभी जो हमारे पास में जो पर्याप्त जितने पेशेंट हैं उसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट है। अच्छा, रेमडेसिविर आपको अधिकृत है या नहीं है? मैम, जिस पेशेंट की जरूरत होती है तो हमें जो CMHO से जो मिलता है उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग ही लगता है, हमारे पास में वैसे अवेलेबल नहीं है। तो क्या एक वेटिंग भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेटिंग भी है, जैसे दुर्लभ जी में भी वेटिंग है, RUHS में भी वेटिंग है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स तो आई थिंक राजस्थान में सब जगह ज्यादा हैं। लेकिन मैम तो हमारे पास में जितने हैं उन पेशेंटों को ले रहे हैं हम, बाकी हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप सिंह शेखावत है। प्रदीप सिंह, ओके। तो यहाँ 15 बेडेड हॉस्पिटल है, पूरी तरह से फुल है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पर पहुंचे हैं, जीवनदायी है ऑक्सीजन, लेकिन जो राज्य सरकार के फिगर है वो ये है कि 365 MT उनको चाहिए ऑक्सीजन और उनके पास 330 ही मिल रहा है। और जो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी उसमें ये बात सामने आई थी कि बेड्स की कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का जो कोटा अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा चाहिए है राजस्थान को। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो असम हो, सत्ताधारी पार्टी जो थी उसने एक बार वापसी करी और ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है पश्चिम बंगाल में। लगभग एक बार प्रोजेक्शंस पर हम बात कर लेते हैं, किस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। दिलचस्प ये रहा, जैसा अतिथि कह रही थी कि ज़्यादा जगहों पे वापसी में आ रही हैं जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल की बात हो, असम की बात हो या केरल की बात हो। प्रोजेक्शंस देखें कि क्या हैं अलग अलग राज्यों के प्रोजेक्शंस। और पहले तो ये देख लीजिए पश्चिम बंगाल में कि अभी प्रोजेक्शन छोड़ के पहले देखिए कि TMC को लगभग 204 सीटें आ रही हैं, बहुमत का आंकड़ा 148 है। ये जो बढ़त है अभी, ये नतीजे नहीं है, नतीजे बड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि कोरोना का समय है, काउंटिंग बहुत धीरे चल रही है। बीजेपी की जो सीटें हैं वो पिछली बार से काफ़ी बढ़ी हैं, तो ये तमाम जो बढ़त नज़र आ रही है। और प्रोजेक्शन में TMC 205 से 215 सीटों पर प्रोजेक्ट की जा रही है पश्चिम बंगाल में, अब जो बढ़त मिली है अब तक उसके मुताबिक। और बीजेपी 75 से 85 के बीच में सिमट गई है। एक समय पे वो 90 के ऊपर थी, 90 के लगभग थी, लेकिन अब जो है वो कम हो गया क्योंकि बढ़त जो आ रही है उसमें पता चल रहा है कि कितनी सीटों पे बढ़त बनी हुई है, उसके मुताबिक ये स्थिति अभी बंगाल में दिखाई दे रही है। और ये असम की स्थिति आप देख रहे हैं, 126 सीटों की विधानसभा है और बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर दिख रही है, सत्ता में वापसी कर रही है। अब देखना ही होगा, यहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने जा रहा है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको इस बार उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। हालांकि बीजेपी वैसे भी उम्मीदवार घोषित नहीं करती है, लेकिन अब स्थिति मजबूत हुई है उनकी। क्या वो वापसी करेंगे, हेमंत बिस्वा को मौका दिया जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है बीजेपी का असम में दिलचस्प है। कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगाई और केंद्रीय नेतृत्व में बड़े नेता वहां पर गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर कोई खास नहीं रहा। कैंपेन भी उन्होंने यहां पर अच्छा किया और ये बहुत बीजेपी ने भी संभल कर NRC वगैरह का मुद्दा यहां पर नहीं उठाया ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहां पर मजबूती से वापसी कर रही है असम में, ये दिखाई दे रहा है। और तमिलनाडु में DMK 140 प्लस पे है इस समय और ADMK जो है वो 80 प्लस पर सिमटी हुई है, काफ़ी कम है। यहाँ पे करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में ये चुनाव जो हैं लड़े जा रहे हैं और DMK ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। AIADMK जैसी उम्मीद थी उसी हिसाब से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और केरल की इस वक्त बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि कोरोना के वक्त में वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। और इस तरह के कई फैक्टर्स हैं जो कि पिनराई विजयन जो है उनकी LDF एक बार फिर से यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आ रही है। 90 सीटों पर बढ़त दिख रही है और UDF जो है वो 45 से 50 के आसपास बनी हुई है।
कई कैंडिडेट्स भी हैं जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं इस समय वो पीछे चल रहे हैं बंगाल में। वो दिलचस्प देखना है तो आयशी घोष जिन्होंने चुनाव लड़ा और जो जेएनयू में स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी वो भी इस समय पीछे हैं। अब बताया जा रहा है कि स्वपन दास गुप्ता भी पीछे हैं। यहाँ पर उनके इलाके में प्रधानमंत्री ने रैली भी की थी। बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो बीजेपी से चुनाव लड़े हैं वो भी पीछे चल रहे हैं दीदी। और खुद ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में अभी कुछ पीछे चल रही है। 4000 से 6000 वोटों का अंतर जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे साथ देबाशीष दास बने हुए हैं, चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेटमेंट के। देबाशीष, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वहां पर कोरोना का विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। 17,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद यही होगी कि किस तरह से जो दूसरे राज्यों में स्थिति हो रही है वो कम से कम पश्चिम बंगाल में ना होने दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी किल्लत तो इस देश में इस वक्त ऑक्सीजन की देखी जा रही है। हेलो जी देबाशीष, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि कोरोना काल है और पिछले 24 घंटों में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, तो अब सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने इसी बात की होगी कि इस महामारी से निपटा जाए और अपने राज्य में उनके कम से कम ऑक्सीजन जैसी कोई किल्लत ना हो। हाँ, जब गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट आने का तो चांस हो गया। 213 सीट में टीएमसी अभी आगे चल रहा है, जो हम लोग के पास खबर आ रहा है जी। तो अभी कोविड सिचुएशन मुकाबला करना है बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर 8 दफा में वोट हुआ था और जितना पहले एक दफा में जितना कोरोना आक्रांत था अभी बहुत बड़ा बढ़ गया। 1 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस है। कल 133 आदमी मार गया था कोरोना में, जो पैथेटिक सिचुएशन चल रहा है। तो ममता का पहले चैलेंज अभी काफी है कि कोरोना को कंट्रोल करना, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई अभी शॉर्टेज नहीं है बोल रहा है, तो कोई ऑक्सीजन प्लांट बेलेघाट आईडी हॉस्पिटल में भी इंस्टॉलेशन हुआ। बहुत सारा जिला हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो यही पहले काम है जो सब तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं करेंगे। अब तो पार्टी लोग को है, तो अभी जो है जो आम आदमी के पास खड़ा हो, कोई प्रॉब्लम उसके पास खड़ा हो, और कोरोना जैसी महामारी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट टाइम। अब देखिए मुकुल रॉय बढ़त बनाए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं इस समय उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं मुकुल रॉय, इस समय वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन बहुत सारी जो फिल्म स्टार्स चुनाव लड़े हैं उसमें से ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, चाहे वो टीएमसी से हों चाहे वो बीजेपी से हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ी हड़बड़ में चुनाव के समय ज्वाइन भी की पार्टी और चुनाव भी लड़े। वो उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो पीछे चल रही हैं। वैसे बड़े नेताओं में जो नाम सामने, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से भी पीछे हैं। फासला जो है इसका वो कुछ कम हुआ है। टीएमसी से चिरंजीव चक्रवर्ती चुनाव लड़े बांग्ला अभिनेता निर्देशक हैं, इन्होंने बढ़त बनाई हुई है। स्वपन दास गुप्ता पद्म भूषण बड़े पत्रकार वो जो हैं वो इसमें पीछे चल रहे हैं। शिरूपा मित्रा पूर्व पत्रकार और समाज सेवी हैं, वो पीछे चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये तमाम जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके ऊपर नज़र बनी हुई है वो पीछे हैं। और ख़ास करके तो नंदीग्राम सीट पर अभी भी आंख लगी हुई है कि वहाँ पे जो फासला है वो क्या रहेगा हार जीत का। बिल्कुल। और इस वक्त एक अहम खबर जो फ्लैश भी हो रही है एनडीटीवी पर नगमा, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री की बैठक में एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है कि जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें कोरोना की ड्यूटी पे लगाया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा इस दौरान काम करने के लिए। और जब सरकारी भर्तियां होंगी तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो है वो भी उनको दी जाएगी, जो कि नगमा बहुत अहम फैसला है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह की दिक्कतें हम देख रहे हैं सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सब पर बहुत दबाव है। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन मरीज जो है वो कम फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसमें डॉक्टर्स के ऊपर दबाव भी है। पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर में हैं डॉक्टर्स। उसमें अब ऐसे जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री ने जो एक अहम बैठक की है भी कोरोना पर, क्योंकि लगातार हफ्ते से स्थिति, अभी जैसे दिल्ली में स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हुई है, मुंबई में लग रहा है कि स्थिति कुछ सुधरने की राह पर है, लेकिन ज़्यादातर बड़े शहरों में हालत बुरी है। वैसे में एक अहम बैठक हुई थी इससे निपटने के लिए। अब बाहरी दूसरे देशों से मदद भी आ रही है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। और ऐसे में ये फैसला लिया गया है, जो एक अहम फैसला है कि जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा इस लड़ाई में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और 4 राज्यों के चुनावी नतीजे, इस पर हमारी कवरेज जारी रहेगी।